指の霊だ。かかってこい。 धरती पर 70 साल तक बारिश होती रही, जिसकी वजह से ओशन का लेवल बढ़ जाता है और जितने भी कॉन्टिनेंट्स होते हैं वो सब डूब जाते हैं, जिसकी वजह से इंसानी सभ्यता खत्म होने की कगार पर आ जाती है। लेकिन जो पानी के अंदर क्रीचर्स रहते थे वो सब ऑर्गेनिज्म बहुत अच्छे से ग्रो होते हैं और इतने ज्यादा ग्रो हो जाते हैं कि वो म्यूटेट होने शुरू हो जाते हैं। और अब सारे के सारे शहर पानी के नीचे डूब चुके हैं और उसी के साथ हमें दो और लोग दिखाए जाते हैं, दो की डाइविंग सूट में थे। उसमें से एक बाप था और एक बेटा था और वो डाइविंग सूट में वहां पर खाना ढूंढने के लिए आए थे। और वो दोनों इस सारी चीजों को ढूंढते हुए एक ओल्ड कन्वीनियंस स्टोर पर आते हैं जहां पर बहुत सारा खाना था, लेकिन वो सब कुछ पानी के नीचे डूबा हुआ था, तो उन्हें बहुत ध्यान से खाना चूज करना पड़ रहा था। उसके बेटे का नाम नकुल है और वो अपने पापा को बुलाता है जब उसे एक पूरी शेल्फ मिलती है जहाँ पर कैन फूड रखा था। उसके पापा उसे कहते हैं कि तुम्हें यहाँ पर जो भी यूजफुल लगता है उसे कार्ट में रखो और जल्दी करो। और वो अपने पापा से पूछता है कि इस पर क्या लिखा और ये क्या चीज है। उसके पापा उसे कहते हैं ये पाउडर्ड मिल्क है और तुम्हारी रीडिंग स्किल्स बहुत ज्यादा बेकार है, तुम्हें और ज्यादा पढ़ना होगा। और तब नकुल देखता है कि उसके पापा बहुत सारे फोर्क उठा रहे थे और वो उसे कहता है कि हमारे पास पहले से ही बहुत सारे हैं, तो इन सब की क्या जरूरत है। और उसके पापा उसे समझाते हैं कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो जितने ज्यादा होंगे उतना बेटर होगा। उसके पापा उसे कहते हैं कि बहुत हो चुका, अब हमें ऊपर चलना चाहिए। उसके बाद एक बटन दबाते हैं जिसकी वजह से बहुत सारे बड़े बड़े बलून फूल जाते हैं और वो ऊपर जाने लगते हैं। और ऊपर जाते वक्त नकुल नीचे देखता जहां पर पूरा शहर डूबा हुआ था और उसके पापा ने उसे बताया था कि इन्हें खंडर कहते हैं और पहले यहाँ पर सभी लोग रहते थे और वो कभी इमेजिन नहीं कर पाया कि यहाँ पर इंसान कैसे रहते होंगे। और उसके पापा ने उसे बताया था कि पहले यहाँ पर पानी नहीं था। और जब वो सर्विस पर पहुंचते हैं वहां पर एक बोट उनका इंतजार कर रही थी और बोट के थोड़ी सी ऊपर वहां पर एक लड़की थी जो कि नकुल की बहन थी। उसका नाम था दिव्या। उसके पापा उसे कहते हैं कि तुम नीचे आ सकती हो। उसके पापा उससे पूछते क्या तुम्हें कुछ इंटरेस्टिंग मिला और वो उसे कहती है नहीं। उसके पापा उसे कहते हैं कि यहाँ पर आसपास कोई भी जगह नहीं होगी जहाँ पर चिड़िया रेस्ट कर सके, इसका मतलब वहां पर कोई भी जमीन नहीं है। और उन्हें महीनों हो गए हैं कोई भी ऐसी जगह देखे हुए जहाँ पर जमीन हो। लेकिन उसके दोनों बच्चे उससे पूछते हैं क्या सच में कोई और इंसान है जो जिंदा है, मुझे तो ऐसा लगता है कि सिर्फ हम ही 3 जिंदा है। और उसके पापा उसे बताते हैं कि समुद्र बहुत ज्यादा बड़ा है, अभी तक बस हम उन लोगों से मिले नहीं है, लेकिन मुझे पक्का पता है कि बहुत सारे लोग जिंदा हैं, बस हमें तब तक उन्हें ढूंढना होगा। जब तक हम उन्हें ढूंढ नहीं लेते मैं अपनी जिंदगी को दांव पर लगाकर भी तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, लेकिन तुम दोनों भाई बहन को भी एक दूसरे की हेल्प करनी होगी क्योंकि यहाँ पर सिर्फ हम 3 हैं। उसके पापा की रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी खाने को हंट करना और बोट को रिपेयर करना। उसके बेटे की जिम्मेदारी थी खाने की और पानी को इकट्ठा करने की। उसकी बेटी की जिम्मेदारी थी कि बोट को साफ करना और सारे कपड़ों को साफ करना। खंडरों में जाकर चीजों को ढूंढना और खाने को ढूंढना ये सिर्फ उसके पापा की जिम्मेदारी थी। लेकिन अभी जब नकुल इतना बड़ा हो गया था कि उसके पापा के साथ नीचे जा सके, तब वहां पर उसने जाना शुरू किया था। उनकी बोट पर एक क्रेन थी जिसकी मदद से वो नीचे से सारा सामान निकालते थे और उस सामान को चेक करना कि वहां पर क्या नई चीज आई है, ये उनकी फेवरेट एक्टिविटी थी। लेकिन उन सब का एक रूल था जो कभी नहीं तोड़ते थे कि जैसे ही सनसेट होता था उन्हें बोट के अंदर जाना होता था। वो वहां पर बहुत सारे क्लॉक्स रखते थे ताकि वो एक बार भी इस चीज को मिस ना कर दे और कभी भी वो गलती से बाहर ना रह जाए। और आज नकुल कहता है कि मैंने मछलियों को अंदर नहीं रखा है, लेकिन उसके पापा कहते हैं कि अंदर चलो, खाने से हमें कोई मतलब नहीं है। और जब सनसेट बिल्कुल होने ही वाला था तभी वो तीनों शिप के अंदर पहुंच जाते हैं और उसके बाद रात हो जाती है। और तभी वो बोट के अंदर बिल्कुल शांत बैठे थे क्योंकि उनके पापा ने उन्हें ये करने के लिए कहा था। और तभी उन्हें बोट पर कुछ महसूस होता है, कोई इम्पैक्ट लगता है और नकुल डर के कहता है कि मॉन्स्टर्स आ चुके हैं। हाँ, इस समुद्र में मॉन्स्टर्स होते हैं और बहुत बड़े बड़े मॉन्स्टर होते हैं और वो नॉकटर्नल होते हैं, मतलब वो रात को बहुत अच्छी तरीके से देख सकते हैं। और जैसे ही वो बोट को यहाँ वहाँ हिलाने लगते हैं नकुल बहुत ज्यादा डर जाता है, लेकिन उसके पापा कहते हैं कि वो बस देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, थोड़ी देर बाद वो यहाँ से भाग जाएंगे। उसके पापा दोनों बच्चों को हक करते हैं ताकि वो शांत रहे और उसके बाद जब मॉन्स्टर वहां से चले जाते हैं वो उन दोनों को सुला देते हैं। लेकिन नकुल अपने पापा से पूछता है कि आप जहाँ पर पहले रहते थे क्या वहां पर भी मॉन्स्टर्स होते थे, और उसे बताते कि हाँ, और वहां पर बहुत सारे हार्पूनर्स होते हैं जो कि इन मॉन्स्टर से लड़ते थे और बाकी सबको प्रोटेक्ट करते थे। और उसके बाद उसे अपना टैटू दिखाते और कहते हैं कि मैं भी एक हार्पूनर था और ये टैटू उस चीज का सबूत है। उसके बाद नकुल पूछता है कि इनके नीचे ये अजीब से डॉट्स क्या बने हैं, यहाँ पर 6 डॉट्स हैं। और उसके पापा उसे बताते हैं कि ये स्टार्स है। लेकिन नकुल ने पहले कभी भी आसमान नहीं देखा था क्योंकि रात होते ही वो बोट के अंदर आ जाते थे और उसे पता नहीं था कि स्टार्स क्या होते हैं। उसके पापा उसे एक्सप्लेन करने लगते कि स्टार्स क्या होते हैं, लेकिन तब तक वो सो चुका था। और उनके सोने के बाद उसके पापा खुद से बात करते हैं कि मेरा सपना है एक दिन तुम देखो कि आसमान कितना सुंदर होता है और वहां पर कितने तारे होते हैं। और सुबह होने के बाद जब वो सरफेस पर आते हैं वो देखते हैं कि वहां पर जितनी मछलियां रखी थी वो सब मॉन्स्टर खाकर जा चुके थे। और तो और उनकी
बोट को भी डैमेज कर दिया, जिसकी वजह से बच्चे बहुत ज़्यादा उदास हो जाते हैं। लेकिन उसके पापा उसे कहते हैं कि तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं बोट को रिपेयर कर दूंगा। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम तीनों सेफ हैं। नकुल कहता है मैं खंडरों में जाकर पार्ट्स लेकर आ सकता हूँ, लेकिन उसके पापा उसे डांटने लग जाते हैं कि वहां पर मॉन्स्टर्स हो सकते हैं। दिन में वो सारे मॉन्स्टर्स वहीं पर रहते हैं, लेकिन वो कहता है कल तो हम वहां पर गए थे, वहां पर कोई नहीं था। और उसके पापा उसे समझाते हैं कि हम वहां पर इसलिए गए थे क्योंकि मैं बिल्कुल श्योर था कि वहां पर कोई भी मॉन्स्टर नहीं है। और उसके बाद कहते हैं कि जब तक तुम दोनों 17 साल के नहीं हो जाते तब तक तुम रूइंस में नहीं जा सकते। लेकिन नकुल आर्गुमेंट करने लग जाता है कि हम सिर्फ वही एक जगह है जहां पर जा सकते हैं, उसके अलावा हम कहीं नहीं जा सकते क्योंकि हर तरफ समुद्री समुद्र है। और वैसे भी मैं एक बच्चा नहीं हूँ, मैं बड़ा हो चुका, मैं खुद को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। लेकिन तभी दिव्या चिल्लाती और कहती है वहां पर देखिए, वहां पर बहुत सारी बर्ड्स है। और उसके पापा कहते हैं जल्दी से बोट को स्पीड में करो, हम वहां पर जाएंगे और इन बर्ड्स को फॉलो करेंगे, कहीं ना कहीं तो जमीन होगी। और तभी वो एक ऐसी बिल्डिंग में पहुंच जाते हैं जो कि पूरी तरीके से समुद्र में डूब चुकी थी, लेकिन उसका ऊपर वाला हिस्सा एक आइलैंड की तरह बन गया था। और वहां पर जाने के बाद बच्चे चिल्लाने लग जाते हैं और कहते हैं हमें वहां पर एक इंसान दिखाई दिया था। उसके पापा दोनों का मुंह कवर कर लेते हैं और कहते हैं बिल्कुल भी शोर मत मचाना, मैं वहां पर जाऊंगा, चेक करूंगा कि वहां पर कोई खतरा तो नहीं है, और अगर मुझे कुछ हो जाता है तो यहाँ से भाग जाना। उसके बाद वो पानी में कूद जाते हैं और बिल्डिंग की तरफ जाते हैं। नीचे वहां पर बहुत सारी बिल्डिंग थी जो कि अब खंडर बन चुकी थी। वो बिल्डिंग पर पहुंचते और वहां पर एक बहुत बड़ा छेद बना हुआ था। वहां पर जाकर वो चिल्लाते और कहते क्या यहाँ पर कोई है, लेकिन वहां पर सिर्फ मरे हुए इंसान और उनके कंकाल थे। वहां पर कुछ लकड़ियों की सीढ़ियां थी, वो उस पर ऊपर जाते और वहां पर एक ग्रीन डोर था और उसे खोलने के बाद भी वहां पर सिर्फ कंकाल थे। और वो बच्चे बहुत ज्यादा खुश होते और इस उम्मीद में होती वहां पर जो भी इंसान हो वो बहुत अच्छे इंसान हो। लेकिन नकुल को समुद्र में एक अजीब सी चीज दिखाई देती है और उसे लगता है कि वो एक इंसान है। और दूसरी तरफ उसके पापा उस बिल्डिंग में और उस रूम में सारी चीजों को चेक कर रहे होते। वहां पर एक बॉक्स होता है जिसे वो खोलने के बाद देखते कि उसमें एक्सप्लोसिव थे। और वहां पर उस रूम में एक बहुत बड़ा छेद बना हुआ था जहां पर सारे मेटल बार अंदर की तरफ थे, मतलब बाहर से कुछ अंदर की तरफ आया था। और जब वो बाहर देखते हैं तो उस बिल्डिंग पर बहुत बड़े बड़े पंजों के निशान थे जो कि एक बहुत बड़े मॉन्स्टर के थे। और तभी उसे डर लगने लग जाता है कि यहाँ पर कितना बड़ा मॉन्स्टर है। और तभी उसके बच्चे उसे बुला रहे होते, वो जल्दी से भाग कर नीचे जाता है और बोट के पास चला जाता है। और जब वो बोट में पहुंचता है तो उसकी बेटी उसे बताती है कि नकुल समुद्र में जाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन वो उससे पूछता है लेकिन क्यों, और उसे बताती है कि समुद्र में एक इंसान है। और जब उसे ध्यान से देखते हैं वो कोई इंसान नहीं था, वो एक मॉन्स्टर था। और वो चिल्ला कर नकुल को बताते कि वो कोई इंसान नहीं है। लेकिन तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी। उनकी बोट के नीचे एक बहुत बड़ी परछाई थी। उसके पापा दोनों बच्चों को पकड़ लेते हैं इस एंटिसिपेशन में कि मॉन्स्टर कभी भी हमला कर सकता है। और सच में उसके पापा ने जितना सोचा था वो मॉन्स्टर उससे भी बहुत ज्यादा बड़ा था। देखो उनकी बोट इतनी बड़ी थी, वहां पर 50 या 100 आदमी फिट हो सकते हैं, और वो उससे भी 3 गुना ज्यादा बड़ा था। मॉन्स्टर उस बोट पर अटैक कर देता है और उसे बीच में से तोड़ने लगता है। लेकिन तब भी वो उस बोट के अंदर रहते हैं और मॉन्स्टर उन्हें बिल्कुल भी टाइम नहीं देता और एक और बाइट लेता है जिससे वो आधी बोट टूट जाती है और नकुल नीचे गिरने वाला था। लेकिन उसके पापा उसे पकड़ लेते हैं। लेकिन मॉन्स्टर तब भी नहीं रुकता, वो एक और अटैक करता है जिससे पूरी बोट टूट जाती है और वो तीनों उड़ते हुए उस बिल्डिंग की तरफ जाते हैं। और इसके बाद भी वो मॉन्स्टर बिल्डिंग के चारों तरफ घूमना शुरू कर देता है। वो तीनों एक जगह जाकर गिर जाते हैं जिसमें नकुल सबसे पहले उठता है और अपनी बहन को उठाने लगता है। उसे लगता है कि उसे कुछ हो गया है, लेकिन उसके पापा उसे बताते हैं सिर्फ शॉक की वजह से ये बेहोश हो गई है। उसके बाद नकुल अपने पापा से पूछता है क्या आप ठीक हो, लेकिन तब उसे पता चलता है कि उसके पापा के पेट में एक सरिया घुस चुका है। वो बहुत ज्यादा पैनिक कर जाता है, लेकिन उसके पापा उसे कहते हैं कि शांत रहो और मुझे तुम्हारी जरूरत है, अपनी बहन को लो और यहाँ से भाग जाओ। और नकुल बिल्कुल ऐसा ही करता है, वो अपनी बहन को लेता है और भागने की कोशिश करता है ताकि वो बिल्डिंग के अंदर जा सके। और उसके पापा ट्राई कर रहे थे कि उस आयरन बार को अपने अंदर से निकाल सके और उन्हें बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। और सिचुएशन को और भी खराब करने के लिए वो मॉन्स्टर बिल्कुल उसके सामने आ जाता है। और उस मॉन्स्टर का चेहरा बहुत ही ज्यादा घिनौना था, लेकिन उसकी बॉडी के कंपैरिजन में उसका चेहरा बहुत छोटा था। और उसके पापा भी ये सोच रहे होते हैं कि ये मॉन्स्टर नॉकटर्नल होते हैं, ये दिन में बाहर नहीं आते, ये अभी यहाँ पर क्या कर रहा है। और वो मॉन्स्टर उस घाव को बिल्कुल घूर घूर कर देख रहा होता है जहां पर वो आयरन बार होता है। उसके बाद अपनी तलवार निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वो लेफ्ट साइड में देखता है जहां पर नकुल अपनी बहन को लेकर भाग रहा था। और तभी वो एक इविल स्माइल के साथ उसके पापा को देखता है और उन दोनों की तरफ भाग जाता है। उसके पापा चिल्लाते और कहते हैं कि जल्दी भागो। और जब वो पीछे देखता है तो उसकी आंखों में डर दिख रहा था। लेकिन नकुल भागते भागते बिल्डिंग के अंदर पहुंच जाता है और उसे तब भी उसे खाने की कोशिश करता है
और उसके दांत दीवार के आर पार चले जाते हैं, लेकिन तब भी वो बच जाते हैं। लेकिन मॉन्स्टर तब भी उनका पीछा नहीं छोड़ता और वो मॉन्स्टर बार बार अपनी जीभ का यूज करते हुए उन सब पर अटैक करता है और वो जरा सा मिस करता है और अगर वो अपनी जीभ से उसे हिट करता नकुल वहीं पर मर जाता। लेकिन तब भी वो एक जगह ढूंढ लेता है जहां पर वो नहीं पहुंच सकता और वहां पर बहुत सारी धूल मिट्टी के बाद नकुल को लगता है कि वो बिल्कुल शांत हो गया है और जब वो बाहर देखता है तो उसे अपने पापा जैसा एक फिगर दिखता है और वो बड़ा खुश हो जाता है और बाहर आ जाता है। लेकिन दूसरी बार उस मॉन्स्टर ने इन दोनों बच्चों को बेवकूफ बनाया था। वो उसके पापा नहीं थे, वो वही मॉन्स्टर की जीभ थी जो कि ट्रांसफॉर्म हो चुकी थी और अब वो नकुल और उसकी बहन को खाने वाला था। नकुल अपने पापा को देखने के लिए बाहर गया था और तभी वो जीभ उसे पकड़ती है और बिल्डिंग से बाहर ले जाती है। वो मॉन्स्टर उसे गुस्से से देख रहा था, उसे खाने ही वाला था। तभी उसके पापा वहां पर आते हैं और उसकी जीभ काट देते हैं। वो नकुल को एक हाथ में पकड़ते और उस मॉन्स्टर को अलग अलग जगह से काटने लग जाते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा दर्द में था और चिल्ला रहा था। चोट लगने के बावजूद और हाथ में नकुल को पकड़ने के बाद भी वो मॉन्स्टर को कन्फ्रंट करने हैं, जो कि अब बहुत ज्यादा गुस्से में था। उसे इतना दर्द जो हो रहा था। वो नकुल को कहते कि जाओ पत्थर के पीछे छुप जाओ, तब तक मैं इससे निपटता हूँ। और तब भी वो दोबारा से उसकी तरफ देखते और हैरान हो जाते कि इसका साइज कितना बड़ा है और वो मनी मन सोचते हैं कि ये मॉन्स्टर चाहे कितना भी बड़ा हो, मैं इससे डर नहीं सकता, क्योंकि अगर मैं मर गया तो मेरे बच्चे भी मर जाएंगे। बिल्डिंग के ऊपर एक क्रेन बंधी हुई थी, वहां से वो अपने आप को जोड़ते हैं और ऊपर जाने लगते, लेकिन इसी बीच वो मॉन्स्टर उन पर अटैक कर देता है। वहां पर बीच में एक लकड़ी का लॉग था, वो उसे पकड़ते हैं और पुश करने लग जाते हैं ताकि वो उसे बिल्डिंग से निकाल सके। वो फाइनली उसे बिल्डिंग से निकाल देते हैं और अपनी पूरी ताकत के साथ मॉन्स्टर पर अटैक करते हैं और वो लकड़ी का पोल उस मॉन्स्टर के आर पार निकल जाता है, जिसकी वजह से उसका मुंह खुला रहता है और उसके बाद उसे पापा हर जगह से मॉन्स्टर को काटने लग जाते हैं। लेकिन वो लकड़ी का लॉग बहुत ज्यादा कमजोर था और उसी पर वो खड़े थे। जैसे ही वो टूटता है वो मॉन्स्टर के मुंह में गिर जाता है और उसे अपने दांतों से काट देता है। और जब ऐसा होता है वो अपने बेटे की तरफ देख रहा होता है और सोचता है कि वो टाइम कितना अच्छा था जो अपने दोनों बच्चों के साथ था। वो उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, और अपनी तलवार को नीचे छोड़ देते हैं। और जो एक्सप्लोसिव उसे ऊपर वाले रूम में मिले थे वो अपने साथ लेकर गए थे और तभी उसे एक्टिवेट करते हैं और मॉन्स्टर के साथ वहीं पर फट जाते हैं, जिसकी वजह से नकुल दूर जाकर गिरता है और इसके साथ मॉन्स्टर भी फट जाता है और पानी के नीचे जाने लगता है। नकुल दूर से खड़ा होकर देख रहा था जैसे जैसे मॉन्स्टर पानी के अंदर जा रहा था। अब नकुल अपने पापा की स्वॉर्ड के साथ बहुत छोटे से पत्थरों पर खड़ा था। उसके बाद वो स्विम करता है और अपनी बोट की तरफ जाता है जहां पर उसकी बहन रो रही होती है। उससे पूछता है कि क्या हुआ और उसे इशारा करती है समुद्र की तरफ देखने के लिए, और वहां पर उसके पापा थे जो कि आधे बीच में से कटे हुए थे। ये देखकर वो पानी में कूदने लग जाता है, लेकिन उसकी बहन उसे रोकती है और जब वो अपनी बहन की तरफ देखता है तो उसे एक मॉन्स्टर दिखाई देता है और तभी वो चिल्लाने लग जाता है और उसकी नींद खुल जाती है। वो उसी बिल्डिंग में है जहां पर वो आए थे और समुद्र में एक बहुत बड़ा तूफान आया है। वो जैसे ही उठता अपनी बहन की तरफ देखता है और उसे याद आता है कि उसके पापा जो उसे कहते थे, वो उसे बच्चा नहीं समझ रहे थे, वो उसे सी मॉन्स्टर से प्रोटेक्ट कर रहे थे। और अब उसे पता है कि उसके पापा नहीं रहे। वो अपनी बहन को हग करता है, रोने लग जाता है। और सुबह होते ही उन्हें समुद्र में अपनी बोट के कुछ टुकड़े मिलते हैं और नकुल उसे देखकर अपनी बहन को कहता है कि मेरी हेल्प करो, यहाँ पर हो सकता है हमें कुछ काम की चीजें मिल जाए। लेकिन उसकी बहन बहुत ज्यादा उदास थी, रो रही थी। वो कहती है कि पापा यहाँ पर क्यों नहीं है, और नकुल मनी मन सोचता है क्या ये सच को बर्दाश्त कर पाएगी। और उसके बाद वो कहती है क्या पापा भी मम्मी के पास चले गए हैं, क्या वो इस दुनिया में नहीं है। और वो एक दूसरे को हग करते और रोने लग जाते हैं। उन्हें बोट से वो सारी क्लॉक मिलती हैं जो कि अपनी बोट पर रखते थे, लेकिन मॉन्स्टर दिन में भी अटैक कर सकते हैं तो ये ज्यादा किसी काम की है नहीं। और इसके बाद उन दोनों के पेट से आवाज आने लग जाती है क्योंकि उन्होंने एक दिन से कुछ नहीं खाया था और वो बहुत ज्यादा भूखे थे। नकुल अपनी बहन से पूछता है क्या तुम्हें भूख लगी है, लेकिन वो स्ट्रॉन्ग प्रिटेंड करती है और कहती है मुझे भूख नहीं लगी। और तभी उसके पेट से और ज्यादा आवाज आने लग जाती है और तभी वो उसे कहता है कि चलो कुछ ढूंढते हैं जिससे हम फिशिंग कर सकें। और वो अपना सारा सामान चेक करते हैं और उसमें वो सारे फोर्क मिलते हैं जो कि उसके पापा कलेक्ट करते थे। पहले नकुल इस बारे में कंप्लेन करता था कि वो इतने सारे फोर्क इकट्ठे क्यों करते हैं, लेकिन अब उसे समझ में आया कि उसके पापा क्या करते थे। उसे एक लकड़ी से बांधता है और रस्सी से जोड़ देता है। नकुल फिशिंग करने के लिए पानी की तरफ देखता है, लेकिन उसके मन में डर था कि वो मॉन्स्टर अभी भी शायद वहीं पर होगा और जिंदा होगा। उसकी बहन उसे पकड़ती है और कहती है कि पानी में मत जाना, हो सकता है वहां पर मॉन्स्टर हो। और तभी वहां से एक क्रैब जा रहा था जिसे वो पकड़ते हैं और वो उनका रात का डिनर बन जाता है। लेकिन वो एक ही था, इसीलिए वो अपनी बहन को खाने के लिए दे देता है, लेकिन वो अब भी भूखे थे और मुझे जल्दी से जल्दी कोई ना कोई तरीका ढूंढना होगा जिससे हम अपने आप को सर्वाइव कर सके। अगले दिन नकुल रेन वाटर हार्वेस्टिंग करने की ट्राई करता है और उसके पापा ने उसे बताया था कि नमकीन पानी को कैसे नॉर्मल करना और पीने लायक कैसे बनाना है। वो एक्सपेरिमेंट करते हैं और फाइनली वो एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होता है, लेकिन वो बहुत कम पानी होता है। लेकिन तब भी वो सेलिब्रेट करते हैं
कि फाइनली वो सरवाइव कर पाएंगे। वो पानी पीते और बहुत ज्यादा खुश होते क्योंकि अब उसे लग रहा था कि फाइनली वो सरवाइव कर पाएंगे। इसके बाद नकुल बिल्डिंग को बाहर से देखता है, सोचता है कि मुझे इस बिल्डिंग का लेआउट याद करना होगा और धीरे धीरे इस बिल्डिंग को एक्सप्लोर करना होगा, शायद हमें कुछ ना कुछ काम की चीजें मिल जाएं। लकड़ी की सीढ़ी को चढ़ने के बाद वो फाइनली उस रूम में जाते हैं जहाँ पर उसके पापा को एक्सप्लोसिव मिले थे। और जैसे ही वो उस रूम में जाते हैं उन्हें सबसे पहले एक स्केलेटन दिखाई देता है जिसके अंदर से बहुत सारे कीड़े बाहर आ रहे थे। दिव्या डर कर नकुल को हक करती है और नकुल उसे बताता है कि शायद वो लोग थे जो कि इस बिल्डिंग में रहते थे, और कहता है कि हम दोनों के लिए यही अच्छा होगा, यहाँ से अगर हमें कुछ काम की चीज मिलती है तो उसे लें और यहाँ से चले जाएं। उन्हें वहां पर एक बहुत बड़ा कपड़ा मिलता है, एक पेट्रोल टैंक मिलता है, और उसके बाद नकुल उस बॉक्स को खोलता है जहां से वो बॉम्ब निकला था और जो उसके पापा ने यूज किया था उस मॉन्स्टर को हराने के लिए। और वो सोचता है क्या मैं भी अपने पापा की तरह कभी लड़ पाऊंगा। वहां पर दो स्केलेटन और थे जो कि शायद एक बच्चे का था और एक उसकी माँ का था, जिसे देखकर नकुल सोचता है क्या मैं अपनी बहन को प्रोटेक्ट कर पाऊंगा। उसके बाद उस रूम से निकल जाते हैं, एक आग जलाते हैं और उसके बाद नकुल उस हार्पून पर काम करना शुरू कर देता है और उसकी बहन क्रैब को पकड़ती है ताकि वो रात को खाना खा सके। और इसी बीच नकुल सोच रहा होता है कि हमें खाना ढूंढने के लिए पानी में जरूर जाना पड़ेगा और कम से कम अगर वो मॉन्स्टर आता है मेरे पास ये तलवार होगी जिससे मैं उस मॉन्स्टर को मार पाऊंगा, जैसा कि मेरे पापा ने लास्ट में कहा था। वो नोटिस करता है कि उस तलवार पर एक बटन है, जैसे ही वो बटन दबाता है उसमें स्टीम निकलने लग जाती है और वो उसे आगे खींचती है और वो एक पिलर में जाकर उसका मुंह लगता है और उसके नाक से खून आना शुरू हो जाता है। इसके बाद दिव्या वहां पर आती है और कहती है मुझे कुछ मिला है, और उसके बाद वो उसे फ्लोर पर लेकर जाती है जहां पर एक डोर था। वो कोशिश करके उसे हटाते और उसके बाद पता चलता है कि वहां पर बहुत सारी सीढ़ियां हैं। नकुल अपना हार्पून लेता है और नीचे जाता है और दिव्या को कहता है कि तुम ऊपर ही रहना। और जब नकुल नीचे जा रहा था वहां पर एक बहुत बड़ी मछली ऊपर कूद रही थी और वहां पर दिखता है कि बहुत सारा पानी है जिसके अंदर बहुत बड़ी बड़ी मछलियां हैं, जिसे देखकर नकुल बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कि फाइनली हम कुछ खा सकते हैं। वो देखता है कि वहां पर बहुत सारी मछलियां हैं और उसके बाद वो एक मछली को पकड़ लेता है। वो बहुत ज्यादा खुश होता है कि उसे खाना मिल जाएगा, लेकिन तब भी वो थोड़ा अंदर जाता है पानी के और वहां पर बहुत अजीब सी चीज थी। और जब वो भी उसके बिल्कुल पास चला जाता है तो उसे पता चलता है कि उस मॉन्स्टर के नेस्ट में था। वहां पर बहुत सारे अंडे थे जो कि सेम मॉन्स्टर के बच्चे थे और उनमें से एक अंडा टूटकर उसका हाथ बाहर आता है और जैसे ही वो मॉन्स्टर अपने अंडे से बाहर आता है वो नकुल पर अटैक कर देता है। नकुल अपने हार्पून की मदद से उसकी आंख में मारता है और वो थोड़ी देर के लिए वहीं पर रुक जाता है और जैसे ही वो पानी से निकलकर सीढ़ियों पर आता है वो मॉन्स्टर दोबारा से वहां पर आ जाता है। नकुल उसे मारने की कोशिश करता है लेकिन कोई फायदा नहीं होता। नकुल अपनी तलवार को बार बार स्विंग करता है ताकि वो दूर चला जाए, लेकिन वो मॉन्स्टर तब भी दूर नहीं जाता। वो उस पर अटैक करते हैं जिसकी वजह से सीढ़ियां भी टूट जाती हैं, लेकिन नकुल वहां से बचकर निकल जाता है। वो ऊपर जाता है, जल्दी से दरवाजे को क्लोज करता है और उसके ऊपर बहुत सारे बड़े बड़े पत्थर रख देता है, लेकिन तब भी वो मॉन्स्टर उस दरवाजे को पुश कर रहा था। नकुल अपनी तलवार उस दरवाजे में मारता है ताकि वो बाहर ना आ पाए और उसके बाद बहुत बड़े बड़े पत्थर उसके ऊपर रख देता है, ये सोच कर कि फाइनली वो मर गया होगा, अगर नहीं मरा होगा तो वो ऊपर नहीं आ पाएगा। और तभी नकुल वहां पर देखता है उसकी बहन वहां पर नहीं है। वो खिड़की की तरफ जाता है और देखता है उसकी बहन बाहर खड़ी थी और वो समुद्र की तरफ कुछ देख रही थी। जैसे ही नकुल उसके पास जाता है उसे समुद्र की तरफ देखने के लिए कहती है जहां पर उन्हें एक इंसान की परछाई दिखाई देती है, जिसे देखकर नकुल डर जाता है क्योंकि उसे पता था कि मॉन्स्टर अभी भी जिंदा है। उसकी बहन एक छोटी सी बोट लेती है और कहती है कि पापा आ गए हैं और वो वहां पर जाने की कोशिश करती है, लेकिन नकुल जोरों से चिल्लाता है कि तुम्हें वहां पर नहीं जाना चाहिए, वो पापा नहीं है, वो एक मॉन्स्टर है। और तभी वो सारी घड़ियां आवाज करने लग जाती है क्योंकि सनसेट होने वाला था और ये देखकर नकुल पैनिक करता है और पानी में कूद जाता है। और जैसे ही वो पानी के नीचे जाता है उसे दिखता है कि बिल्डिंग के अंदर से बहुत सारे छोटे छोटे मॉन्स्टर वहां पर आ रहे थे। दिव्या कहती है कि जल्दी से बोट के अंदर आ जाओ, लेकिन नकुल बोट के अंदर नहीं जाता और उस बोट को खींचने लग जाता है। उसके बाद वो एक बहुत छोटी सी बिल्डिंग के खंडर पर जाते हैं और वहां पर क्लाइंब करने लगते हैं और जब उसके ऊपर पहुंचते हैं तब तक वहां पर बहुत सारे मॉन्स्टर आ चुके थे और वो उस पूरे खंडर के आसपास थे। अब उन दोनों के मन में बहुत ज्यादा डर था। वो आइलैंड के पास थे, लेकिन अगर वो पानी में जाएंगे तो मॉन्स्टर उन्हें पक्का पकड़कर मार देंगे। और जब तक नकुल ये सोच रहा था कि क्या करना है, वो मॉन्स्टर उस छोटे से खंडर पर अटैक करना शुरू कर देते हैं और ये देखकर नकुल और ज्यादा पैनिक कर जाता है कि अगर ये ऐसा करते रहेंगे तो हम जरूर पानी में डूब जाएंगे। और तभी उसे याद आता है कि उसके पापा ने कैसे उन दोनों को प्रोटेक्ट किया था और वो अपनी तलवार निकालता और उनसे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। उसके सामने एक मॉन्स्टर उस पर अटैक करता है और अपनी तलवार की मदद से उसे बीच में से काट देता है। वो फाइनली सोचता है कि उसने हरा दिया, लेकिन तभी पीछे दो और मॉन्स्टर आ जाते हैं उन्हें खाने के लिए, लेकिन नकुल गिव अप नहीं करता और उसके बाद उस मॉन्स्टर पर भी अटैक कर देता है। लेकिन जैसे ही वो मॉन्स्टर नीचे गिरता है वो खंडर भी नीचे गिरने लग जाता है। नकुल अपनी बहन को पकड़ता और उन मॉन्स्टर के ऊपर से
अपनी बोट पे जंप करता है और वो सारे मॉन्स्टर उसको खाने में बिजी हो जाते हैं जिसे नकुल ने अभी अभी मारा था। और इस चीज का फायदा उठाकर वो दोनों भाई और बहन वहां से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो सारे मॉन्स्टर उन्हें नोटिस कर लेते हैं और उनके पीछे आने लगते हैं। लेकिन वो ज्यादा फास्ट थे और आइलैंड पर पहुंच जाते हैं, उतर कर अंदर चले जाते हैं। वो साइड में सीढ़ियों को देखते हैं और डिसाइड करते हैं कि वो ऊपर जाएंगे और जाते वक्त सीढ़ियों को तोड़ देंगे ताकि वो मॉन्स्टर ऊपर ना आ सके। लेकिन वो तो करना बहुत ज्यादा मुश्किल है क्योंकि वो लकड़ी बहुत ज्यादा मजबूत थी। नकुल अपनी तलवार से उन लकड़ियों को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहां पर मॉन्स्टर आ जाते हैं जो कि उनकी तरफ देखते हैं और सीढ़ियों पर चढ़ना शुरू कर देते हैं। तब तक नकुल और दिव्या ऊपर जा चुके थे और जैसे ही वो मॉन्स्टर ऊपर आने की तैयारी कर रहे थे वो लकड़ी की सीढ़ियां टूट जाती हैं। लेकिन इसी बीच एक मॉन्स्टर ने नकुल पर अटैक कर दिया था और उसके कमर पर थोड़ी चोट लग गई थी। इसके बाद नकुल और दिव्या उन मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि दीवार पर अपने पंजों से ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बार बार फेल हो रहे थे। वो उस रूम की तरफ जाने लगते जहां पर वो पहले थे और इसी बीच दिव्या कहती है कि तुम्हें चोट लगी है। और जैसे ही वो दरवाजा खोलते हैं वहां पर वही मॉन्स्टर था जिसकी आंख में नकुल ने हारपून मारा था और वो अभी तक मरा नहीं था और भी ज्यादा गुस्से में था। और उसे सामने अचानक से देखकर दोनों के मन में डर आ जाता है और वो मॉन्स्टर डायरेक्ट नकुल पर अटैक करता है और उसे अपने पंजे के नीचे दबा लेता है और उसे खाने की तैयारी करता है। जब वो मॉन्स्टर नकुल को खाने ही वाला तभी दिव्या वहां पर आती है और एक मेटल रोड उस मॉन्स्टर की आंख में घुसा देती है और चिल्लाती है कि मेरे भाई से दूर हट जाओ। ये देखकर नकुल बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, उसकी बहन ने इतने कमाल का काम किया है। और उसके बाद वो मॉन्स्टर अब दोनों आंखों से नहीं देख सकता, उसको सब कुछ बहुत ही ज्यादा धुंधला दिख रहा था। वो स्मेल करते हुए दिव्या के पास जाता और दिव्या बिल्कुल दीवार के पास खड़ी हो जाती है और वो मॉन्स्टर बिल्कुल उसके पास जाता है और अब वो शायद उसे खाने वाला था। लेकिन तभी नकुल खड़ा होता है, उसके हाथ में एक पेट्रोल का टैंक था और वो चिल्लाता है और वो मॉन्स्टर बिना किसी झिझक के नकुल पर अटैक कर देता है। लेकिन वो वहां से डॉज करता है और उसके मुंह में वो पेट्रोल टैंक फेंक देता है और मॉन्स्टर कुछ देख नहीं सकता, इसीलिए वो दीवार में जाकर टकरा जाता है और दीवार टूट जाती है। और इसी का फायदा उठाते हुए नकुल अपनी स्वॉर्ड निकालता है और एक स्लैश करता है मॉन्स्टर की तरफ नहीं, वहां पर जो आयरन रोड थी उन पर जिनसे चिंगारी निकलती है और उसके मुंह में जो पेट्रोल टैंक था वहां से पेट्रोल थोड़ा नीचे बिगड़ गया था और पूरे मॉन्स्टर को आग लगा देता है और वो मॉन्स्टर जलने लगता है। तभी वो अपनी बहन को उठाता है और वहां से भागने लगता है, लेकिन भागते वक्त उससे एक गलती हो जाती है, जो बचा हुआ एक बॉम्ब था वो गिर जाता है और वो आग की तरफ जा रहा था। नकुल अपनी बहन को ऊपर भेजता है और उसे कहता है जल्दी से नीचे झुक जाओ क्योंकि ब्लास्ट होने वाला है। और कुछ ही सेकंड बाद वहां पर एक्सप्लोजन होता है और वो इतना बड़ा था जिसकी वजह से पूरी बिल्डिंग टूटकर नीचे गिर जाती है। वो बच्चे किसी तरीके से सरवाइव करते हैं और लकीली वो पानी में गिरते हैं। लेकिन ऐसी दुनिया जहां पर हर जगह पानी और उन पानी में समुद्री दानव हैं, वहां पर पानी में गिरना शायद लक नहीं होगा। और उस बिल्डिंग के ज्यादातर टुकड़े उन सारे एग्स पर गिरते हैं जो कि उसके नीचे थे और ज्यादातर को मार देते हैं। नकुल और दिव्या दोनों एक टुकड़े को पकड़ते हैं ताकि वो अपने आप को बचा सके, लेकिन तभी उसके पीछे एक पंजे की आवाज आती है और नकुल की आंखों में डर बढ़ना शुरू हो जाता है। वो पीछे देखता है, वहां पर एक नहीं बहुत सारे मॉन्स्टर उनकी तरफ देख रहे थे और उन पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। नकुल अपनी तलवार की मदद से उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वहां पर एक के बाद एक आ रहे थे। अब उन दोनों भाई बहन को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि वो आज यहाँ से जिंदा जा पाएंगे। लेकिन तभी जब सारी उम्मीद खत्म हो गई थी, एक चीज उड़ती हुई आती है और एक मॉन्स्टर को मार देती है। वो दोनों सरप्राइज हो जाते हैं और देखते हैं कि ये किसने किया है। और ये एक और लड़की है जिसके पीछे दो तलवार लगी, जिसके सफेद बाल है, उसकी एक आंख पर आई पैच है और उसने ही ये चीज थ्रो की थी उस मॉन्स्टर को मारने के लिए। और ये देखते ही सारे मॉन्स्टर उसकी तरफ भागने लग जाते हैं। वो अपना हथियार निकालते हैं जिससे बहुत सारे स्टील एरोज निकलते हैं और वो एक के बाद एक सारे मॉन्स्टर मरने लग जाते हैं, जिसकी वजह से कुछ स्टील एरोज तो उन दोनों भाई बहन की तरफ भी आ जाते हैं और वो बेरली उनसे बच पाते हैं। लेकिन उन मॉन्स्टर को भी रियलाइज हो जाता है कि ऊपर हमारे लिए खतरा है, इसलिए वो पानी के नीचे जाते हैं और उस पर अटैक करना शुरू करते हैं। वो उन पर तब भी अटैक कर रही थी, वो दोनों भाई बहन उसे देख रहे थे, लेकिन तभी उन पर भी एक मॉन्स्टर अटैक कर देता है। नकुल अपने आप को तलवार की मदद से प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार वो मॉन्स्टर अपने हाथ से उसकी तलवार पकड़ लेता है और अपने दूसरे हाथ से उस पर अटैक करने के लिए तैयारी करता है। लेकिन तभी नकुल पैनिक करता है और चिल्लाता है और तभी वहां से वो लड़की स्टील एरोस मारती है जिससे वो मॉन्स्टर मर जाता है। लेकिन तभी नकुल चिल्लाता है कि तुम्हारे पीछे कोई मॉन्स्टर आ रहा है और उस टाइम पर वो अपने हथियार को रीलोड कर रही थी, जिसकी वजह से उसका हथियार नीचे गिर जाता है और वो मॉन्स्टर उसे हाथ पर इंजर्ड कर देता है। और पानी के अंदर से बहुत सारे मॉन्स्टर उस पर तैयारी करते हैं अटैक करने की, लेकिन तभी वो अपनी दोनों स्वॉर्ड्स निकालती है और उन सबको एक के बाद एक काटना शुरू कर देती है। और वो दोनों भाई बहन ये देखकर हैरान हो जाते हैं
कि वो वॉरियर कैसे एक के बाद एक लिवाइथियन को मारती जा रही है और उसे बिल्कुल भी डर नहीं है। लेकिन उन दोनों को बहुत ज्यादा डर लग रहा था जैसे जैसे उन मॉन्स्टर के टुकड़े उनके पास आ रहे थे, लेकिन उनमें से एक जिंदा था और उन पर अटैक कर देता है और तभी वो वॉरियर वहां पर आती है और उसे भी काट देती है। और इस चीज से वो दोनों भाई बहन भी सरप्राइज हो जाते हैं और वो मॉन्स्टर के टुकड़ों पर खड़ी होती है और पीछे वो दोनों सोच रहे होते हैं क्या एक अच्छी इंसान है या बुरी इंसान है, क्योंकि आखिरकार पहले जब उसने अटैक किया था ऑलमोस्ट उन दोनों भाई बहन को भी चोट लगते लगते बची थी। और फाइनली वो बोलती है कि तुम दोनों बहुत ज्यादा लकी हो कि तुम्हें इस ओशन में इस अटैक के बीच में एक हार्पून मिल गई। और ये सुनते ही नकुल सरप्राइज हो जाता है और उसे अपने पापा की बात याद आती है जिन्होंने बताया था कि हार्पूनर वो वॉरियर्स होते हैं जो लिवाइथियन के अगेंस्ट में लड़ते हैं। वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है और कहती है मैं सायरा हूँ और मैं यूनियन बोजोन से आई हूँ। नकुल उससे पूछता है ये यूनियन बोजोन क्या है और वो पीछे मुड़ के देखती है और वहां पर एक शैडो फिगर दिखाई दे रही थी और वो दोनों भाई बहन सोचते क्या एक आइलैंड है लेकिन ये हिल कैसे रहा है। और तभी वो पास आता है। वो एक बहुत बड़ी शिप थी, एक्चुअली वो 3 शिप को मिलाकर बनाई गई थी और उसके ऊपर बहुत बड़ा बड़ा लिखा हुआ था यूनियन बोजोन। और वो शिप उन दोनों के पास आती है जो कि उस चीज से बहुत ज्यादा इंप्रेस हो चुके थे और नकुल तो सोच रहा था कि एक बड़े आइलैंड जैसा लगता है और उनके आसपास के पानी में बबल्स आने शुरू हो जाते हैं और उन्हें लगता है शायद कोई मॉन्स्टर जिंदा है, लेकिन वो कोई मॉन्स्टर नहीं था। वहां से एक सबमरीन आती है जिसमें से एक सायरा का टीम मेट निकलता है जिसका नाम था ऋषि। और यूनियन बोजोन शिप पर उन्हें बहुत सारे आदमी दिखाई देते और ये पहली बार था जब उन दोनों भाई बहन ने अपने परिवार के अलावा किसी इंसान को देखा था और वो ये देखकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते कि हमारे अलावा भी यहाँ पर बहुत सारे इंसान जिंदा हैं। वो अपनी बहन को हग करता है और फाइनली अपने पापा से बात करता है कि हम सेव हो चुके हैं और आपने जैसा कहा था हमने बिल्कुल वैसा ही किया। तभी यूनियन बोजोन से लाइट जलती है और वो देखते हैं कि वो बचा कुछ आइलैंड जहाँ पर वो दोनों भाई बहन थे वहां पर छोटी छोटी बोट्स आती हैं और आसपास के एरिया को चेक करने लग जाते हैं। और वहां पर सायरा बाकी सारे हार्पूनर्स को इंस्ट्रक्शन देती है कि उन्हें सारी चीजों को कैसे चेक करना है और वो कम्युनिकेशन डिवाइस में एक और अपने टीम मेंबर से बात करती है जिसका नाम होता है डॉक्टर एरन। और वो नीचे जाकर कहते हैं कि यहाँ पर एक भी क्रीचर नहीं बचा है और कम से कम तुम एक को तो जिंदा छोड़ सकती थी ताकि हम उस पर स्टडी कर सके। और वो बदले में जवाब देती है कि मैं एक भी मॉन्स्टर को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। लेकिन हाँ, उसके बाद डॉक्टर एरन कहता है अगर ये सब हैच हो जाते तो हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो जाती। और उसके बाद वो थोड़ी और नीचे जाता है और वहां पर वो मॉन्स्टर मिलता है जो कि नकुल और दिव्या के पापा ने मारा था और उसका नाम है कैंटसी। वो इस पूरी दुनिया में 7 सबसे बड़े मॉन्स्टर में से एक है जो यूनियन बोजोन को बहुत परेशान करते हैं। और ये सुनते ही ऋषि और सायरा हैरान हो जाते हैं कि 1 ऑफ द 7 सी मॉन्स्टर मर चुके हैं। और डॉक्टर एरन उससे पूछता है क्या इसे तुमने मारा था और उसे मना करती है कि ये सब मैंने नहीं किया, लेकिन अगर ये मैंने नहीं किया तो किसने किया होगा। और इसी बीच सायरा नकुल की तलवार की तरफ देखती है जो कि अभी भी एक मॉन्स्टर के अंदर है और दूर जा रहे भाई बहन को देखती है जो आपस में बैठकर बात कर रहे थे और खुश थे कि उन्हें बचा लिया गया है। वो जैसे ही शिप पर पहुंचते वहां पर एक एम्प्लॉय उनसे पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है और वो कहता है तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम पिछले 1 साल से यहाँ वहाँ भटक रहे हो। और इसके जवाब में नकुल कहता है 1 साल नहीं, हमें 10 साल हो चुके हैं। जिसे सुनकर उसके सर पर क्लिपबोर्ड मारता और कहता है झूठ मत बोलो, मुझे सच सच बताओ। और ये देखकर उसकी बहन को गुस्सा आ जाता है और उसे कहती है कि मेरा भाई झूठ नहीं बोल रहा, हम 10 साल से समुद्र में थे। और ये सुनकर वो गुस्सा हो जाता है ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन ये सुनते ही नकुल रोने लग जाता है और कहता है कि हमारे पापा हमारे साथ थे लेकिन उन्हें एक सी मॉन्स्टर ने खा लिया है। उसके बाद वो खुद को इंट्रोड्यूस करता है और कहता है मेरा नाम ली है और मैं तुम दोनों को यहाँ से आगे बताऊंगा कि यहाँ पर जिंदगी कैसे है और अगर तुम्हें कोई भी दिक्कत हो तो तुम मुझसे बात कर सकते हो। नकुल उन सब की तरफ देखता है जो अभी बचे कुछ आइलैंड के पास थे और उन सारे मॉन्स्टर्स को देख रहे थे और उनसे पूछता है कि ये सब कौन है। और ली उन दोनों को बताता है कि ये हार्पूनर्स हैं और उसे फाइनली कंफर्म हो जाता है जो उसके पापा ने कहा था वो सच था, वो कोई झूठ नहीं था। और उसके बाद ली उन दोनों को बताता है कि तुम दोनों बहुत ज्यादा लकी हो कि तुम एक स्पेशल हार्पूनर ने बचाया है जो कि 3 स्टार हार्पूनर्स में से एक है। और उसके बाद उन्हें बताता है कि हर एक हार्पूनर कितने मॉन्स्टर्स को मार चुका है वो अपनी बॉडी पर लिखते हैं। 1 स्टार का मतलब होता है 100 मॉन्स्टर को मार देना और सायरा उनमें से ही एक है जो 3 स्टार है, मतलब उन्होंने 300 मॉन्स्टर को मारा है। और ये सुनते ही नकुल कहता है इसका मतलब अगर किसी बात 6 स्टार्स होंगे तो उसने 600 मॉन्स्टर को हराया होगा। और ये सुनते ही वो हंसने लग जाता है कि इतना पॉसिबल नहीं है, ज्यादा से ज्यादा एक हार्पूनर 4 स्टार ले सकता है, 6 स्टार वाला तो कोई शायद लेजेंड होगा। और तभी उसे याद आता है कि उसके पापा के टैटू के नीचे 6 स्टार बने थे। वो सारे हार्पूनर्स उस बोट की तरफ देखते हैं जहां पर वो दोनों भाई बहन थे, वो उनकी तरफ देखते हैं और दूसरी तरफ चेहरा कर लेते हैं। अब वो बोर्ड करने के लिए तैयार, उन्हें परमिशन मिल चुकी है। और तभी नकुल देखता है कि उसकी तलवार सायरा के पास और वो चिल्लाता है लेकिन वो उसे इग्नोर कर देती है और वो आपस में बात कर रहे होते हैं। सायरा और ऋषि एक और मॉन्स्टर के बारे में बात कर रहे थे जो 7 ग्रेटेस्ट मॉन्स्टर में से एक था, कडूम। उसका शेल इतना ज्यादा मोटा था कि सारे हार्पूनर्स एक साथ मिलकर भी उसे हरा नहीं पाते थे और उस मॉन्स्टर को कोई मार नहीं पाया था। वो बस आता था, इंसानों को खाता था, पेट भरकर चला जाता था। और तभी हमें एक सीन दिखाया जाता है जिसमें बहुत सारे लोगों को कडूम खा रहा था। वो एक क्रैब और स्पाइडर का मिक्स है और उसमें से एक औरत सायरा को छुपने के लिए कह रही थी और वो एक बॉक्स के पीछे छुपी हुई बस देख रही थी कि कैसे इतने सारे लोगों को वो मॉन्स्टर खा रहा था और उसकी आंख में चोट लगी हुई थी। और वो ऋषि को बताती है कि मॉन्स्टर
मॉन्स्टर को लगता है इंसान बस एक नॉर्मल फूड है और इसीलिए मैं उनमें से एक को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। और ऋषि सोचता है क्या इसी वजह से इन सबसे इतनी नफरत करती है। ली उन दोनों को बताता है कि हम बोट की एंट्रेंस पर पहुंच चुके हैं और उन्हें वो सामान दिया जाता है जो कि उनकी बोट से टूटकर वहां पर गिरा हुआ था। और ली उन दोनों को कहता है कि तुम्हें अभी के लिए एक टेम्परेरी होम मिलेगा। जिसे सुनकर वो दोनों पहले तो हैरान होते हैं और फिर खुश हो जाते हैं कि हमें रहने के लिए घर मिलेगा। लेकिन ली उन्हें बताता है कि तुम्हें यहाँ पर ट्रायल पीरियड पर रखा जाएगा, अगर तुम फेल होते हो तो तुम्हें निकाला भी जा सकता है। लेकिन वो दोनों भाई बहन उस बात को इग्नोर करते हैं और खुश होते हैं कि पहली बार हमारे पास रहने के लिए एक अच्छी जगह होगी। ली उन दोनों के पैरों को देखता है और कहता है कि तुम्हें शूज की जरूरत होगी और उन दोनों को कहता है चलो तो मैं तुम्हें मार्केट लेकर चलता हूँ। और उन दोनों को बिल्कुल आइडिया नहीं था कि मार्केट क्या होती है। वो एक कॉरिडोर से जाते हैं जहाँ पर बहुत सारे लोग थे और वहां पर उन्हें क्रेन दिखाई देती है जो कि उनकी क्रेन की तरह थी। और नकुल को पता चलता है कि ये लोग भी समुद्र के नीचे से बहुत सारा कबाड़ निकालते हैं और फिर उसे चेक करते हैं कि क्या उसमें कुछ वैल्यूएबल आइटम है या नहीं है। वो एक और जगह पर जाते हैं जहां पर नकुल को दिखाई देता है जैसे वो अंडर वाटर रोबोट्स को बना रहे थे। और तभी ली कहता है कि हम अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके हैं। और पहली बार उन दोनों भाई बहनों को मार्केट दिखती है। वहां पर बहुत सारे लोग थे, लाइट जली हुई थी, कुछ लोग मछली बेच रहे थे और सब लोग कुछ ना कुछ बेच रहे थे। और उन्होंने इतने सारे इंसानों को एक साथ नहीं देखा था। वह उन्हें बहुत कुछ दिखता है, ऐसा खाना जो उन्होंने कभी नहीं देखा था। और फाइनली उन्हें एक शू स्टोर पर लेकर जाता है और वो शू सेलर उन दोनों को कहता है क्या तुम्हारे पास ऐसी कोई चीज है जिसे हम ट्रेड कर सके, तुम मुझे वो दो और मैं तुम्हें शूज दे दूं। तभी नकुल अपने सामान में देखता है और उसे घड़ी मिलती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके पास बहुत सारी घड़ियां पहले से ही थी। वो अपने सामान में देखने लग जाते हैं क्या उनके पास और कुछ वैल्यूएबल है। लेकिन तभी शू सेलर की नजर एक चीज पर पड़ती है, विस्की पर, और वो उस चीज में इंटरेस्टेड था और कहता है कि मैं इसके बदले में तुम्हें 2 जोड़ी जूते दे सकता हूँ। लेकिन ली उसके पास जाता और कहता है कि मुझे पता है तुम इसे ठगने की कोशिश कर रहे हो, विस्की की वैल्यू इससे बहुत ज्यादा है। और ये पता होने के बाद कि उसकी बोतल की वैल्यू बहुत ज्यादा है, ली वहां पर चिल्लाने लग जाता है कि किसको विस्की चाहिए, किसको विस्की चाहिए। और सब लोग वहां पर हैरान हो जाते हैं कि विस्की किसके पास है। और सब लोग वहां पर बेट करने लग जाते हैं और जो सबसे हाई बेट करता है उसे वो मिल जाती है। और उन पैसों से उन दोनों को एक जोड़ी जूते मिल जाते हैं, बहुत सारा खाना मिल जाता है और वो बहुत खुश होते हैं। लेकिन उसकी बहन थोड़ी सी उदास होती है कि अगर मुझे पता होता कि इनकी वैल्यू इतनी ज्यादा है तो मैं इन्हें खाली कभी नहीं करती। लेकिन नकुल उसे कहता है कि उस टाइम पर हमें वाटर फिल्टर करने के लिए बॉटल्स की जरूरत थी। और वो रियलाइज करते हैं कि ऐसे जगह बदलने से चीजों की वैल्यू बदल जाती है। ली उन्हें एक रूम के पास लेकर जाता है और उन दोनों को कहता है कि अब से तुम यहाँ पर रहोगे। और वो बहुत ज्यादा क्यूरियस थे कि अंदर क्या है। वो दोनों अंदर देखते हैं और वहां पर एक बेड था और रूम बहुत ज्यादा गंदा था, वहां पर मकड़ी के जाले लगे थे। और ली भी उसे देख कर कहता है कि ये सच में बहुत ज्यादा गंदा है, क्या तुम यहाँ पर रह पाओगे। लेकिन वो दोनों बहुत ज्यादा खुश थे क्योंकि पहली बार उन्हें एक ऐसी जगह रहने को मिल रही थी। उन्होंने पहली बार बेड को देखा था और वो भागते और बेड पर कूद जाते हैं। उसमें मिट्टी थी, वो गंदा था, लेकिन वो वहां पर जाकर बहुत ज्यादा खुश थे। वो दोनों खिड़की से बाहर देखते और उन्हें चमकती हुई चीजें दिख रही थी। दिव्या हैरान होती और ली से पूछती आसमान चमक रहा है, वो आखिर है क्या, क्योंकि उन्होंने आज से पहले कभी भी तारे नहीं देखे थे। और ली उनकी तरफ देखता है क्या तुम दोनों बेवकूफ हो, वो तारे हैं। और तभी नकुल को अपने पापा के साथ एक बात याद आती जिसमें वो उन्हें डिस्क्राइब कर रहे थे कि तारे कैसे होते हैं और वो इस बात याद करके इमोशनल हो जाता है। दूसरी तरफ डॉक्टर आर्विन और बाकी सारे हार्पूनर्स उस मॉन्स्टर को क्रेन से निकाल रहे होते हैं और वहां के वर्कर्स भी उस मॉन्स्टर को देखकर हैरान थे क्योंकि वो इतना ज्यादा बड़ा था। और वहां पर ऋषि खड़ा होकर डॉक्टर से पूछता क्या तुम इसे हरा सकते हो। लेकिन डॉक्टर कहता है कि मैं इसे हराना नहीं चाहता, मैं इसे स्टडी करना चाहता हूँ। और वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड था क्योंकि अब उसे इतनी यूनिक स्पीशीज को स्टडी करने का मौका मिलेगा। ये टॉप 7 मॉन्स्टर में से भी टॉप 3 में होगा, ये इतना ज्यादा बड़ा था और पावरफुल था। और तभी ऋषि डॉक्टर से पूछता है कि सायरा कहाँ पर है। और इस टाइम पर सायरा एक और इंसान के पास जाती है जो कि शिप में था, जो कि एक टाइप का मैकेनिक था। उसके बाद वो तलवार लेकर जाती है, उस तलवार को स्टडी करता है और कहता है कि हाँ ये वही हथियार है, ये हार्पूनर का हथियार है। और ये सुनकर वो सोचते हैं कि ऐसा हथियार वहां पर कैसे पहुंचा। और उसे देखकर बिल्कुल श्योर हो जाती है कि उसी हार्पूनर की स्वॉर्ड है, लेजेंडरी 6 स्टार लेविथियन स्लेयर वीर। वो मैकेनिक उससे पूछता है कि तुम इस तलवार का क्या करोगी। और वो कहती है अगर जो मैं सोच रही हूँ वो सही है, ये तलवार वहां पर कैसे पहुंची। तो सायरा को पता चल जाता है उस मॉन्स्टर को हराने वाला और कोई नहीं, लेजेंडरी 6 स्टार हार्पूनर वीर था, जो कि नकुल और दिव्या के पापा हैं। और इसके बाद वो कहती कि अब यहाँ पर खून खराबा होने वाला है। दिव्या बहुत जल्दी सो जाती, लेकिन नकुल इस चीज के लिए बहुत एक्साइटेड था कि वो पहली बार तारों को देखते हुए सोएगा। लेकिन ये पता होने के बाद भी कि हार्पूनर्स इस शिप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो सो नहीं पाता है। इसके बाद हमें सायरा की बैक स्टोरी दिखाई जाती है और कैसे वो लेजेंडरी 6 स्टार हार्पूनर को जानती है। एक बार सेकंड लार्जेस्ट मॉन्स्टर कटूम, जो कि एक स्पाइडर और क्रैब जैसा दिखता है, वो एक शिप पर आकर बहुत सारे लोगों को खा रहा था, जिसमें से एक सायरा की मम्मी थी। उसे कहती कि जल्दी से कहीं से छुप जाओ और सायरा बस खड़ी होकर फ्रीज हो जाती है और वहीं पर बस देखती रहती है। बहुत सारे लोग अपनी एक्स और छोटे मोटे टूल से उसे मारने की कोशिश करते, लेकिन उसका शेल बहुत ज्यादा हार्ड था और वो मॉन्स्टर बस एक ही झटके में उन सबको कुचल देता है। उसी के पास एक और बोट होती है जो कि उन्हें अप्रोच करने लगती है, लेकिन उसमें एक इंसान दूसरे इंसान से लड़ता है कि क्या हमें वहां पर जाना चाहिए या नहीं।
वहां पर जाना बहुत बड़ी बेवकूफी होगा। और इसी शोर की वजह से वो मॉन्स्टर उन दोनों को नोटिस कर लेता है। वो अपना क्लो आकर लेकर जाता है, लेकिन वो वहीं पर रुक जाता है और तभी उसके हाथ से बहुत सारे स्पाइक्स निकलते हैं और पूरी बोट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। सायरा के पापा अभी तक जिंदा थे और वो यूनियन बोजोन को कहते कि प्लीज हमारी हेल्प करो, हम पर मॉन्स्टर ने अटैक कर दिया है। और वहीं पास में एक छोटा सा आइलैंड था जहां पर एक इंसान बैठकर फिशिंग कर रहा था और ये और कोई नहीं वीर था। इसी बीच में सायरा के पापा को रिस्पॉन्स मिल जाता है यूनियन बोजोन से, लेकिन तभी एक और पैसेंजर बहुत ज्यादा पैनिक करता है और वो आकर कहता है प्लीज हमारी हेल्प करो, यहाँ पर बहुत बड़ा मॉन्स्टर है, हम मरने वाले हैं। लेकिन यूनियन बोजोन कहता है कि ये हमारी दिक्कत नहीं है, तुम हमारे सिटीजन नहीं हो, तुम रेफ्यूजीज हो और हम तुम्हारे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते। लेकिन उसके पापा कहते हैं कि शिप पर एक छोटी बच्ची भी है, लेकिन तब भी वो यही कहते हैं कि हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑल द बेस्ट। लेकिन उसके पापा यूनियन बोजोन को कहते हैं कि हमें रेलिक्स मिले हैं, पुरानी एंशिएंट दुनिया के बहुत सारी चीजें मिली है, टेक्नोलॉजी मिली है जो हम काम में ला सकते हैं। लेकिन तभी उस मॉन्स्टर का एक पंजा आता है, उसके पापा को उठाकर ले जाता है। उसके पापा उसे चिल्ला कर कहते हैं प्लीज यार छुप जाओ या भागने की कोशिश करो, और वो बस उसके आंखों में आंसू आते हैं और वो रोते हुए बस उन्हें देख सकती है। उसके मन में चल रहा होता है कि बस 1 मिनट पहले ही मैं अपने पेरेंट्स के साथ इतना ज्यादा खुश थी कि मैं यूनियन बोजोन की मेंबर बन जाऊंगी, सिटीजन बन जाऊंगी, और अब मेरे पास मेरे पेरेंट्स ही नहीं हैं। अब वहां पर कोई नहीं था और सायरा मॉन्स्टर बिल्कुल फेस टू फेस थी और वो जीने की इच्छा उसकी खत्म हो चुकी थी और वो बिल्कुल सरेंडर करने वाली थी। लेकिन तभी वहां पर वीर आता और उसे उठाकर दूर ले जाता, उसे कहता है कि अभी जीने की उम्मीद मत छोड़ो, लड़ती रहो। वीर उसे उठाकर शिप के दूसरे पार्ट पर लेकर जाता है जहां पर एक और सर्वाइवर था। उसे कहता है कि मैं तुम्हें इसकी केयर में छोड़कर जा रहा हूँ, लेकिन तुम्हें यहाँ से भागना होगा। वो दूसरा सर्वाइवर खुश हो जाता है और उससे पूछता है कि आखिरकार तुम हो कौन। वो उसे बताता है कि मैं यूनियन बोजोन का हार्पूनर हूँ, और ये सुनकर वो बहुत ज्यादा खुश होता है और कहता है कि बाकी सारे हार्पूनर कहाँ हैं। वो उसकी तरफ देखता है कि जल्दी यहाँ से भागो, शिप डूबने वाली है, और उसे पता चल जाता है कि वहां पर सिर्फ एक ही हार्पूनर था। मॉन्स्टर उस पर अटैक करता है, लेकिन वो डॉज करने के बाद लाइफ बोट की रस्सियां काट देता है और वो लाइफ बोट पानी में गिर जाती है, जिससे वो दोनों भाग सकते हैं। वीर बहुत ज्यादा स्पीड से स्पिन करता है और अपनी तलवार की मदद से उस पर अटैक करता है, जिसकी वजह से उसका शेल क्रैक होना शुरू हो जाता है। लेकिन जितना उसने सोचा था उससे ज्यादा वो मजबूत था। तभी वो अपनी स्वॉर्ड को फुल पावर पर करता और अटैक करने की तैयारी करता है। वो उस पर पहले अटैक नहीं करता, वो वेट करता है कब वो मॉन्स्टर अटैक करे, और जैसे ही वो करता है वीर अपना मूव करता है और उसका शेल क्रैक होना शुरू हो जाता है। मॉन्स्टर भी बेवकूफ नहीं था, वो ये चीज देखता है और पीछे हट जाता है। लेकिन उसके बाद भी वीर गुस्सा हो जाता है कि इसने इतने सारे इंसानों को खा लिया है, और उस पर एक के बाद एक अटैक करता है। लेकिन वो मॉन्स्टर उस पर अटैक नहीं करता, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि ये कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, ये ऐसा इंसान है जिससे कभी नहीं भिड़ी थी। सायरा और वो लास्ट सर्वाइवर दोनों ये देखकर हैरान थे कि एक अकेला हार्पूनर इतना कमाल कैसे कर सकता है। उस मॉन्स्टर का शेल और ज्यादा क्रैक होने लग जाता और वीर अब एक के बाद उस पर अटैक कर रहा था, और उस मॉन्स्टर को बहुत ज्यादा दर्द होता है और वो भी जोर से चिल्लाने लगता है। तभी वीर अपनी गन का कैनिस्टर चेंज करता है, क्योंकि उसके पास बस एक लास्ट कैन बचा था, क्योंकि अब उसे ये फाइट खत्म करनी थी। वो मॉन्स्टर टूटी हुई शिप का एक टुकड़ा उठाता है और जहां पर सायरा और लास्ट सर्वाइवर खड़ा था वहां पर फेंक देता है, जिसकी वजह से सायरा तो उसके नीचे दब जाते हैं, लेकिन वो दूसरा इंसान लकीली बच जाता है। उठकर वहां से भागने लगता है, लेकिन सायरा उसे देखकर कहती कि प्लीज मेरी हेल्प करो, मैं इसके नीचे दब चुकी हूँ, मैं हिल नहीं सकती। और इसी बीच वीर बार बार उस मॉन्स्टर पर अटैक कर रहा था। वो मॉन्स्टर बिल्कुल हेल्पलेस फील कर रहा था, क्योंकि वीर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। लेकिन तभी वो लास्ट सर्वाइवर वीर की तरफ जाने लगता है और वीर उस पर चिल्लाता है जल्दी से नीचे बैठ जाओ, ये हमला करने वाला। और तभी वो बहुत सारे स्पाइक्स हर डायरेक्शन में छोड़ता है, जिसकी वजह से बहुत सारे स्पाइक्स वीर की बॉडी से चले जाते हैं और उसे दीवार में गाड़ देते हैं। और जो लास्ट सर्वाइवर बचा था उस पर भी बहुत सारे स्पीयर्स जाते हैं और वो मर जाता है। अब एक स्पाइक वीर के हाथ में घुस चुका था और एक उसकी थाई में, जिसकी वजह से वो हिल नहीं पा रहा था। मॉन्स्टर उसके पास आते जा रहा था और वीर परेशान हो जाते कहीं ये अटैक तो नहीं करेगा, और वो उस पर अटैक कर देता है। लेकिन वीर तब भी थोड़ा सा जंप करता है और उसे डॉज कर लेता है। लेकिन जो स्पाइक उसकी थाई में लगा था उसे निकाल कर मॉन्स्टर के अंदर ही गाड़ देता है और अपनी पूरी ताकत लगाकर वो अपने हाथ को खींचता है, जिसकी वजह से उसके हाथ में एक होल हो जाता है। उसके बाद वो जंप करता है, स्पिन करते हुए मॉन्स्टर पर अटैक करता है। वो बार बार कंटिन्यूअसली उस पर अटैक करता है, जिसकी वजह से मॉन्स्टर बहुत ज्यादा परेशान होता है और वो उस पर हमला करता है और वीर दूर जाकर गिरता है। और वो अब बहुत ज्यादा थक चुका था। वो अपनी तलवार की मदद से उठता है, लेकिन अभी तक सुबह हो चुकी थी। जैसे ही सूरज निकलता है उस मॉन्स्टर की बॉडी जलने लगती है और वो भागकर पानी में कूद जाता है। वीर बहुत ज्यादा हैरान था कि मॉन्स्टर ऐसे ही भाग गया। वो बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका था, उसे बहुत सारे घाव थे और प्लस यहाँ पर सूरज भी आ चुका था, जिससे वो बिल्कुल पसंद नहीं करता। वीर अपने घुटनों पर बैठ जाता है, क्योंकि उसकी बस बहुत थोड़ी एनर्जी बची थी और अगर ये फाइट थोड़ी देर और चलती
तो शायद जिंदा ना रहता। सायरा जो कि उस सारे मलबे के नीचे दबी हुई थी, वीर वहां पर जाता है, उसे उठाता है और बाहर निकलने में हेल्प करता है। लेकिन सायरा उससे पूछती है क्या तुमने उस मॉन्स्टर को मार दिया, और वीर उसे बताता है कि नहीं, शायद उसका पेट भर गया था इसीलिए वो यहाँ से भाग गया। वीर उसे कहता है कि तुम्हें खुश होना चाहिए, तुम्हें एक और दिन देखने को मिला। लेकिन वो कहती है क्या मैं सच में खुश हो सकती हूँ? मेरे दोनों पेरेंट्स चले गए हैं, मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई है, तो क्या अब भी मुझे खुश होना चाहिए कि मुझे एक और सूरज देखने को मिला? और तभी वहां पर यूनियन बोजोन के बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन वो रेफ्यूजीज की मदद करने नहीं आए थे। वो वहां पर रेलिक्स और एंशिएंट टेक्नोलॉजी ढूंढने के लिए आए थे। उनमें से एक कमांडिंग ऑफिसर सायरा को ऑफर करता है कि वो उसका इलाज करेंगे, उसे हेल्प करेंगे यहाँ पर रहने में, प्लस वो उसे सिटीजनशिप देंगे अगर वो सारे रेलिक्स उन्हें दे देती है। वो अभी भी शॉक में थी जब एक और एम्प्लॉय ने उसे कांग्रेचुलेट किया यूनियन बोजोन की सिटीजन बनने के लिए। और यूनियन बोजोन के नॉर्मल सिटीजन्स के लिए हार्पूनर किसी भगवान से कम नहीं थे, और वो सारे लोग ये देखकर हैरान थे कि किसी हार्पूनर ने इतने बड़े मॉन्स्टर को हराया है। और इस बात से जरा सा ही फर्क नहीं पड़ रहा था कि बहुत सारे रेफ्यूजीज वहां पर मारे गए थे। और तभी सायरा वहां पर कुछ पुलिस ऑफिसर्स को बात करते हुए सुन लेती है कि कैसे रेफ्यूजीज फ्री में काम करते सिटीजनशिप के लिए। और कल रात उसे एक SOS कॉल आई थी जिसमें बहुत सारे रेफ्यूजीज ये कह रहे थे कि उन्हें मदद की जरूरत है और उनके पास रेलिक्स हैं, लेकिन हमने उनकी हेल्प नहीं की, वो मारे गए और हमें फ्री में रेलिक्स मिल गए। सायरा ये सब सुनकर हैरान थी, और दूसरी तरफ ये सारे पुलिस ऑफिसर सेलिब्रेट कर रहे थे। और तभी वो सारे पुलिस ऑफिसर सायरा को नोटिस करते हैं, उनके पीछे खड़ी हुई जिसके हाथ में एक टूटी हुई बोतल थी। और सायरा उससे पूछती है क्या तुम सब वेट कर रहे थी कब सारे के सारे रेफ्यूजीज मर जाएंगे? और उनमें से एक पुलिस ऑफिसर उसे मॉक करते हुए कहता है तुम्हें कैसा लगा अपने माँ बाप की लाइफ को सिटीजनशिप के बदले में बेचते हुए? और ये सुनते ही सायरा उस पर अटैक कर देती है, लेकिन वो उसे एक हाथ से दूर फेंक देता क्योंकि वो बहुत बड़ा था और सायरा अब भी बहुत छोटी थी। उस पुलिस ऑफिसर की इतनी ऑडेसिटी होती है कि वो उसे एक सैवेज बोलता है और फिर उसे हथकड़ियां लगा देता है और कहता है कि जो तुमने किया है वो क्राइम है। और हथकड़ियां लगाने के बाद वो पुलिस ऑफिसर कहता है कि यहाँ पर हार्पूनर ही जस्टिस होते हैं। लेकिन सायरा कहती है वो सब कायर हैं, जब हमें उनकी मदद चाहिए थी वो वहां पर आए नहीं। और पुलिस ऑफिसर उसकी तरफ देखता है और उसके पेट में एक लात मारता और वो दूर जाकर गिरती है। तब वो तीनों पुलिस ऑफिसर मिलकर उसे मारने लगते हैं। वो उसे एक और जोरदार पंच मारने वाला था, लेकिन तभी वहां पर वीर आता, उसका हाथ पकड़कर कहता है कि आखिरकार तुम कर क्या रहे हो? वीर स्पिन करते हुए उन सब पर अटैक करता है और वो सब एक ही बार में दूर गिर जाते हैं। उसके बाद उस लड़की के पास जाकर खड़ा होता है और कहता है आखिरकार तुम कर क्या रहे थे, तुम इसे मार क्यों रहे थे? उनमें से एक पुलिस ऑफिसर बोलता है कि तुम्हें हमारे बीच में नहीं आना चाहिए, तुम्हारा मैटर नहीं है, हम बस उसे समझा रहे थे कि उसे बिहेव कैसे करना है। लेकिन इन सब के बाद भी वीर मानता नहीं है, जिसकी वजह से जो उनका मेन लीडर होता है जिसका नाम होता है राघव, वो उस पर अटैक करने की सोचता है। लेकिन तभी वीर अपनी मुट्ठी टाइट करता है और उन्हें पता चल जाता है वीर बहुत ज्यादा सीरियस है। और वीर को गुस्से में देखकर वो वहां से जाने की डिसाइड करते हैं। लेकिन राघव जाते जाते उसे कहता है कि तुम्हें अपनी आदतें सुधारनी होंगी, अगर तुम हमारे बीच में इंटरफेयर करते रहोगे तो बहुत जल्दी तुम्हें भी यहाँ से जाना पड़ेगा, चाहे तुम कितने भी लेजेंडरी हो। और उसके बाद में वीर सायरा को बताता है कि ये जगह भी बाहर की दुनिया से अलग नहीं है। बाहर तुम मॉन्स्टर से लड़ती थी, लेकिन यहाँ पर तुम्हें इंसानों से लड़ना होगा, और अगर तुम्हें सर्वाइव करना है तो तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनना होगा। और सायरा उनसे पूछती है कि मैं स्ट्रॉन्ग कैसे बन सकती हूँ, और मुझे ये बताओ कि मैं एक हार्पूनर कैसे बन सकती हूँ। वीर ये सुनकर हैरान हो जाता है कि उसे हार्पूनर बनना है, लेकिन उसे बताता है ये बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। लेकिन सायरा अपने मन ही मन डिसाइड कर लेती है कि वो भी एक हार्पूनर बनेगी, ताकि जो उसके साथ हुआ वो किसी के साथ ना हो। और उसके अंदर नफरत भरी हुई थी। वो कहती है मैं हर एक आखिरी मॉन्स्टर को अपने हाथों से मारूंगी। और बहुत जल्दी वो हार्पूनर्स को ज्वाइन कर लेती है, जहां पर किसी में कोई डिफरेंस नहीं होता, तुम एलीट क्लास से हो, तुम गरीब हो, तुम रेफ्यूजी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और वो वीर को अपना आइडियल मानती थी और उसकी तरह बनना चाहती थी। और वो मन ही मन सोच रही थी क्या वीर को पता था कि मैं यहाँ पर हूँ और मैं एक हार्पूनर बन चुकी हूँ, इसीलिए उसने अपने बच्चों को यहाँ पर भेजा? क्या वो जिंदा है या फिर वो मर चुका है? और तभी वहां पर सुबह हो जाती है और वहां पर एक अलार्म बजता है, जहां पर सारे लोग उठकर चले जाते हैं काम करने के लिए। और वो कहते हैं ग्रेट यूनियन बोजोन को दोबारा से रिवाइव करने के लिए तुम सबको काम करना होगा। ये कम्युनिस्ट की तरह थी जहां पर हर एक इंसान को काम करना पड़ता था, और अगर वो काम नहीं करता तो उन्हें बाहर फेंक दिया जाता था। और पूरी शिप में हर जगह गार्ड ऊपर खड़े होकर सबको देखते थे जब वो काम करते थे। नकुल स्क्रैप यार्ड में जाता और वहां पर जाकर उससे कहता है क्या मैं तुम्हारे साथ काम कर सकता हूँ? लेकिन वो उसकी तरफ देखता और कहता है नहीं, तुम बहुत ज्यादा कमजोर हो। और इसी के साथ बहुत सारे और लोगों की तरह
वो भी उसे मना कर देता है। नकुल अपनी डायरी में उसे भी क्रॉस कर देता है। उसके बाद वो एक औरत के पास जाता है और कहता है कि क्या मैं यहाँ पर काम कर सकता हूँ, और वो औरत कहती है कि हम रेफ्यूजीज को यहाँ पर जॉब नहीं देते। और इसके बाद वो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाता है। और वापस रूम में जाने के बाद नकुल और दिव्या अपने पैसों को दोबारा से काउंट करते हैं और नकुल कहता है मुझे जल्दी से जल्दी कोई ना कोई जॉब ढूंढनी होगी, क्योंकि ली ने जैसे उन्हें बताया था कि उन्हें यहाँ पर रहना होगा, काम करना होगा, टैक्सेस को पे करना होगा, वरना उन्हें यहाँ से बाहर निकाल दिया जाएगा। और वो कहता है कि हमें अपने खर्चे थोड़े से कम करने होंगे। और दिव्या कहती है हाँ तुमने क्योंकि पैसे उन बेकार के बीच पर खर्च कर दिए। रूम में आने से पहले उसे एक बूढ़ी औरत मिली जो कि वहां पर भीख मांग रही थी। नकुल उसके पास जाता है और थोड़े से पैसे उसे दे देता है और कहता है जब मुझे जॉब मिल जाएगी तो मैं तुम्हें और भी पैसे दूंगा। और वो बदले में उसे वो बीज दे देती है और कहती है ये उम्मीद की निशानी है। तभी वहां पर ली आता क्योंकि उसे उन दोनों की चिंता हो रही थी और उनसे पूछता क्या तुम्हें कोई जॉब मिली। नकुल उसे बताता है कि नहीं, मैंने बहुत जगह ट्राई किया लेकिन मुझे कोई भी जॉब नहीं मिली। वो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए ट्राई कर सकता हूँ लेकिन मैं तुम्हें पहले ही बता दूं वो जॉब बहुत ज्यादा खतरनाक है। वो उसे शिप के लोएस्ट पार्ट पर ले जाता है जहां पर सारे मैकेनिक्स रहते थे। ली उसे प्रेजेंट करता है कि जैसे ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बच्चा है, लेकिन वो कन्विंस नहीं होता और कहता है कि हम बच्चों को जॉब नहीं देते और वैसे भी ये बहुत ज्यादा कमजोर है। नकुल ट्राई करता है कि वो अपने आप को बहुत ज्यादा मस्कुलर दिखाए लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होता। और बाद में परेशान होने के बाद वो गंजा जो प्लम्बर का बॉस था वो उसे जॉब दे देता है। ली उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना होगा क्योंकि यहाँ पर सबसे खराब चीज गरीबी होती है। तुम्हें यहाँ पर मॉन्स्टर से प्रोटेक्शन मिलती है लेकिन गरीबी और बीमारियों से नहीं। नकुल उससे अग्री करता है लेकिन उसे समझ नहीं आता कि उसने कहा क्या था। वो नकुल को अपने पास बुलाता ताकि वो काम शुरू कर सके और एक और प्लम्बर उसे कहता है कि हम पुराने पाइप्स को बदल कर नए पाइप्स लगाएंगे। लेकिन नकुल जैसे ही उस पर काम करना शुरू करता है वहां से काला पानी निकल जाता है जिसमें से सीवर की स्मेल आती थी। और उनमें से एक और प्लम्बर अपने बॉस को कहता है कि ये पाइपलाइंस मैच नहीं कर रही, जैसा ब्लूप्रिंट में था ये वैसी नहीं है। और वो अपना मास्क ऊपर करता और कहता है हमें इन्हें मैच करवाना होगा। जब नकुल उस सारे पानी से अपने आप को साफ करने के लिए शावर ले रहा था वो उसे बताता है कि मैं ऐसी शिप के पार्ट्स नहीं ढूंढ सकता जो 100 साल पुरानी है। नकुल ये सुनकर हैरान तो होता ही है कि वो 100 साल पुरानी शिप है, लेकिन वो उससे पूछता है कि तुम कितने टाइम से प्लम्बर हो, और वो उसे बताता है कि मैं 40 साल से यहाँ पर प्लम्बर की तरह काम कर रहा हूँ। वो उससे पूछता है ये शिप्स बनी कब थी। वो उसे बताता है ये शिप्स तब बनी थी जब यहाँ पर लैंड होती थी, तब तक बारिश शुरू नहीं हुई थी और यहाँ पर इससे भी बड़ी शिप्स होती थी और बहुत सारे बर्फ के बड़े बड़े मीटियोराइट जमीन पर आकर गिरते हैं जिसकी वजह से सी लेवल राइज होता है और 70 साल तक लगातार बारिश होती है। और उसी बीच इंसान समझ जाते हैं कि अब पूरी दुनिया डूबने वाली है और वो 3 बड़ी बड़ी शिप्स को मिलाकर एक शिप बना देते हैं और हमें इस शिप को जल्दी से जल्दी ठीक करना होगा वरना ये शिप भी डूब जाएगी। नकुल अपने आसपास देखता है और सोचता है कि इन प्लम्बर्स की वजह से ही ये बोट इतने सालों तक बची रही है। नकुल ये देखकर मोटिवेट होता है और वो भी उन सब की हेल्प करना चाहता है और वहां पर कंट्रीब्यूट करना चाहता है और अपनी बहन के साथ वहीं पर सेफ रहना चाहता था। लेकिन वो नीचे अपने पैरों की तरफ देखता है, वहां पर पानी भरना शुरू हो गया था और जैसे वो इस चीज को नोटिस करता है उसके पीछे से एक पाइप फट जाता है जहां से बहुत सारा पानी आना शुरू हो जाता है। उनमें से एक और प्लम्बर कहता है ये बैक फ्लो है और एक पाइप फट गई है और वहां पर उनका बॉस आता है और कहता है जल्दी से पाइप को अनक्लॉग करो, उसे साफ करो। लेकिन वो डर जाता है और उसे कहता है वो पाइप बहुत ज्यादा डीप है और उसके लिए हमें बाकी सारी पाइप भी खोलनी पड़ेंगी। लेकिन उसका बॉस उसका गला पकड़ता है और कहता है कि हमें ये करना ही पड़ेगा वरना ये पूरी शिप डूब जाएगी। और बॉस कहता है वैसे भी इन पाइप्स को तुमने इंस्टॉल किया था और वो कहता है इसमें मेरी गलती नहीं है, मुझे जैसा बताया गया था मैंने इन पाइप्स को वैसे ही इंस्टॉल किया है। इसी बीच वहां पर एक और पाइप फट जाती है और ज्यादा पानी अंदर आने लगता है जिसे देखकर वो बॉस भी हैरान हो जाता है कि यहाँ पर हो क्या रहा है। और इसी बीच दिव्या अपने घर पर उन सीड्स को प्लांट कर रही थी और उन्हें पानी दे रही थी। लेकिन तभी उसका दरवाजा कोई खटखटाता है और वो दरवाजे को खोलते है ये सोचकर कि नकुल वापस आ चुका है। लेकिन वहां पर 3 गार्ड खड़े थे। उनमें से एक गार्ड नीचे बैठता है और उसके सर पर हाथ रखकर कहता है कि तुम बिल्कुल अपनी मम्मी की तरह दिखती हो। और वो कहती है क्या तुम मेरी मम्मी को जानते थे? वो कहता है हाँ मैं तुम्हारी मम्मी को जानता था और मैं तुम्हारे पापा का दोस्त था। लेकिन जब हमें उसका फेस दिखाया जाता है हमें पता है सायरा की मेमोरीज से कि वो वीर का बिल्कुल भी दोस्त नहीं था, वो एक्चुअली में उसका दुश्मन था। और दूसरी तरफ अब पानी इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि नकुल आधा पानी में डूब चुका था और उनका बॉस कहता है कि अगर इससे आगे पानी गया और इंजन रूम तक चला गया तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। और उनका बॉस कहता है कि मेरे लिए इक्विपमेंट लेकर आओ, मैं डाइव करूंगा और उस पाइप को अनक्लॉग करूंगा। लेकिन वो कहता है कि आपका साइज बहुत बड़ा है और वो पाइप बहुत छोटी सी है, आप वहां पर नहीं जा सकते। नकुल ये सारी बातें सुन लेता और कहता है कि मैं वहां पर जा सकता हूँ। लेकिन बॉस कहता है कि तुम एक बिगिनर हो, तुम अगर वहां पर जाओगे तो तुम कोशिश करते करते मर जाओगे। लेकिन नकुल उन्हें बताता है कि मैं ही इतना छोटा हूँ जो उस पाइप में जा सकता है। और तभी वो अपनी डाइविंग गॉगल्स लगाता है
और नीचे डाइव कर जाता है और उस पाइप में चला जाता है, पाइप नंबर 3। वो नीचे जाता है, उसे एक एग्जिट मिलती है और जब वो वहां से नीचे जाता है उसे बहुत सारी पाइप दिखती है और उसे समझ नहीं आता कि कौन सी पाइप सही पाइप है, किस पाइप को अनक्लॉग करना है। वो और नीचे जाता है, वहां पर उसे बहुत सारी डिस्कनेक्टेड पाइप्स मिलती हैं। बॉस के दिमाग में कुछ आइडिया आता है और वो सबको एक साथ बुलाता है और नीचे नकुल को अभी भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसे कहां पर जाना है, लेकिन वो एक पाइप के पास जाता है। उसे लग रहा था कि वो पाइप वाइब्रेट कर रही है और बिल्कुल वैसा ही हो रहा था क्योंकि ऊपर बॉस और सारे के सारे प्लम्बर पाइप्स को पीट रहे थे ताकि उसमें वाइब्रेशन हो और नकुल को पता चल जाए कि उसे कहां जाना है। वो उसके अंदर जाता है और वहां पर उसे एक एयर पॉकेट मिल जाती है जहां पर वो ऊपर जाता है और थोड़ी देर सांस लेता है और दोबारा से अपने डाइविंग गॉगल लगाता है और नीचे चला जाता है। और फाइनली नकुल को वो पाइप मिल जाती है जहां पर कूड़ा अटका हुआ, तो वो वहां पर जाता है और एक मेटल रोड से उसे साफ करने लगता है और फाइनली वो खुल जाता है, लेकिन वहां पर प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि उसे सेलिब्रेट करने का टाइम भी नहीं मिलता। उसके मुंह पर एक जूता आता है और जोर से लगता है और जितनी भी हवा उसने अपने लंग्स में स्टोर की थी वो सारी बाहर आ जाती है। और सरफेस पर जहां पर नकुल पहले काम कर रहा था वहां पर एक वर्लपूल बनता है और सारा पानी पाइप्स के अंदर जाना शुरू हो जाता है। वो सारे प्लम्बर खुशी मनाते हैं, लेकिन तभी बॉस को याद आता है कि नकुल अभी तक बाहर नहीं आया है। वो एक और प्लम्बर से पूछता है कि अभी तक कितना टाइम हो चुका है और उसे बताता है कि नकुल को अंदर गए हुए 8 मिनट हो चुके हैं। और अब वहां पर सरफेस पर सारा पानी खत्म हो चुका था, लेकिन नकुल अभी भी बाहर नहीं आया था और नीचे नकुल बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा था क्योंकि ऊपर से सारा पानी नीचे आ रहा था और वो वापस तैर कर ऊपर नहीं जा पा रहा था और उसकी सारी हवा खत्म हो जाती है और उसे लगता है कि अब वो यहीं पर मर जाएगा। ऊपर बॉस बार बार उस पाइप्स को बजा रहा था ताकि नकुल ऊपर आ सके। उसे लग रहा था कि नकुल अब बेजिंदा है, लेकिन बाकी प्लम्बर उसे देखते और कहते हैं कि अभी उसे नीचे गए हुए 20 मिनट हो चुके हैं, इतने लंबे टाइम तक कोई भी इंसान जिंदा नहीं रह सकता। और उनका बॉस खुद को ब्लेम करता है कि उसकी वजह से एक बच्चे की जान चली गई, लेकिन तभी वहां से नकुल निकल कर आता है और ये देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। और उनमें से एक प्लम्बर उससे पूछता है कि तुम्हें नीचे गए हुए 30 मिनट हो चुके थे, क्या तुम्हें वहां पर कोई एयर पॉकेट मिल गई थी? और वो कहता है हाँ। और इसी खुशी में उनका बॉस नकुल को हक करता है, जिसकी वजह से उसके अंदर से सारा पानी बाहर आ जाता है जो भी उसके अंदर गया था। और ये देखकर सब लोग खुश थे कि नकुल बच भी गया और उसने पूरी बोट को डूबने से बचा लिया। वो बहुत ज्यादा खुश होता है, सब लोग उसे रिकॉग्नाइज करते हैं। उनका बॉस कहता है आज से तुम यहीं पर काम करोगे और नकुल भी ये सुनकर खुश था कि आखिरकार उसे जॉब मिल गई है। वहां पर सब लोग इस चीज को सेलिब्रेट करते हैं और नकुल भी वहां पर सेलिब्रेट करता है और घर जाते वक्त वो बहुत सारी चीजें अपनी बहन के लिए लेकर जाता है। और जब वो घर पहुंचता है, दरवाजा खोलता है, उसकी बहन रूम के बीच में एक चेयर पर बैठी हुई थी। वो बहुत ज्यादा डरी हुई लग रही थी और नकुल उसका चेहरा देखकर कहता है क्या तुम ठीक हो, तुम्हें हुआ क्या है? और तभी दिव्या नकुल को चिल्लाती है कि जल्दी से यहाँ से भाग जाओ तभी तुम बच सकते हो, लेकिन नकुल को समझ नहीं आता ये आखिरकार ये कह क्या रही है। तभी उसके साइड से एक हाथ आता है और उसे मेटल डोर में पुश कर देता है और ये वही पुलिस ऑफिसर है जिसका नाम राघव था, जिसे वीर ने मारा था और सायरा को बचाया था। और अभी तक वो इस चीज को भूला नहीं है कि उनके पापा ने उसके साथ क्या किया था। और वो कहता है कि मुझे इस रिपोर्ट में तुम्हारा नाम पता चला था और तुम्हारा नाम पढ़ते ही मुझे पता चल गया था कि तुम किसके बच्चे हो। उसके बाद पुलिस ऑफिसर राघव उसके पेट पे लात मारता है और फिर उसके बाल पकड़कर कहता है कि तुम्हारा बाप एक मॉन्स्टर से लड़ते हुए मर गया। बहुत ज्यादा शर्म की बात है क्योंकि मैं उसे खुद अपने हाथों से मारना चाहता था। इसके बाद वो उसे और भी ज्यादा हर्ट करने के लिए कहता है कि तुम्हारा बाप एक गद्दार था। और ये सुनकर नकुल बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और दिव्या उसके पास आती है और उसे हग कर लेती है। और अब उनके चारों तरफ वो पुलिस ऑफिसर्स खड़े थे। उसके बाद वो उन बच्चों को भी गद्दार बोलता है और नकुल के चेहरे पर एक लात मारता है। दिव्या उसे बचाने के लिए आगे जाती है, लेकिन दूसरा पुलिस ऑफिसर उसे पकड़ लेता है। और जब राघव उसे लात मार रहा था, नकुल उसका पैर पकड़ लेता है और कहता है कि मेरा बाप गद्दार नहीं था, वो लोगों को बचाता था, वो एक बहुत अच्छे इंसान थे। इसके जवाब में राघव कहता है कि तुम्हारा बाप खुद को बहुत ज्यादा महान समझता था कि वो 6 स्टार लेजेंडरी हार्पूनर है, लेकिन असल में वो एक भगोड़ा था और गद्दार था। तुम लोग 10 साल तक वहां पर रहे, लेकिन तुम्हें कभी भी कोई इंसान नहीं मिला। और नकुल को याद आता है कि वो अपने पापा को इस बारे में पूछते थे, लेकिन उन्हें कोई भी अच्छा जवाब नहीं मिलता था। और तो और तुम्हारे पापा तुम दोनों को लेकर यूनियन बोजोन से बच रहे थे। और नकुल को यकीन नहीं होता कि वो क्या सुन रहा है, उसके पापा ऐसे नहीं हो सकते। तभी वो अपना एक ग्लव उतारता है और उसे दिखाता है कि उसका एक हाथ मेटल का है और कहता है ये तुम्हारे बाप की वजह से हुआ था और तुम्हारा बाप कोई महान इंसान नहीं था, वो एक हार्पूनर किलर था। वो हार्पूनर्स को ही मारने लग गया था और उसने एक रेबेलियन शुरू किया था और अब तुम्हें उसके कर्म की सजा चुकानी होगी। तभी एक पुलिस ऑफिसर नकुल को पकड़ लेता है और अपने हाथ के साथ आगे बढ़ता है कि अब तुम उसकी कीमत चुकाओगे। और पुलिस ऑफिसर उसके चेहरे को अपने नाखूनों से काटने लगता है, लेकिन तभी दिव्या चिल्लाती है कि उसे छोड़ दो, उसे छोड़ दो, लेकिन वो तब भी नहीं रुकता। अब इस सीरीज में आगे क्या होगा, क्या वो दोनों इस चीज से बच पाएंगे या नहीं? उनकी जिंदगी पहले ही इतनी मुश्किल हो चुकी है कि उनके पापा मर चुके हैं, उन्हें रहने के लिए यहाँ पर आना पड़ा, फिर जॉब ढूंढने के लिए स्ट्रगल करना पड़ा,
और तो और अब उनके पुराने दुश्मन भी यहाँ पर आ गए हैं। दो छोटे छोटे बच्चों के लिए इतनी ज्यादा मुसीबत, अब आगे क्या होता है जानने के लिए इस वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। जल्दी से जल्दी हमें हेल्प करो ताकि हम 50,000 सब्सक्राइबर पर पहुंच सके। नकुल और दिव्या दोनों खतरे में थे। एक इविल पुलिस ऑफिसर जो कि उनके पापा का दुश्मन था, राघव, वो नकुल पर अपने पंजों से अटैक करने ही वाला था। तभी वहां पर एक सायरन सुनाई देता है कि हार्पूनर्स एंगेज कर चुके हैं और यहाँ पर सी मॉन्स्टर्स ने उन पर अटैक कर दिया है। उनमें से एक और सोल्जर राघव की तरफ देखता है और कहता है कि अब हमें क्या करना है, और बाहर सारे लोग यहाँ से वहां भाग रहे थे क्योंकि वहां पर पैनिक हो चुका था। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि समुद्र में बहुत सारे बड़े बड़े सांप जैसे मॉन्स्टर आ चुके हैं और कुछ छोटी छोटी बोट्स उनसे बचकर वहां से भाग रही हैं और वो सब उस पर अटैक कर देते हैं। उसमें से एक आदमी कहता है कि वो हमारे पास आ रहा है, वो उस पर अटैक करते हैं, लेकिन उनमें से एक मॉन्स्टर उस एक इंसान को उठाकर खा जाता है। लेकिन उस मॉन्स्टर को भी चोट लगती है क्योंकि बाकी सब उस पर शूट कर रहे थे। थोड़ी हाइट पर से एक और इंसान उन सब पर हार्पून शूट कर रहा था, लेकिन उसकी बदकिस्मती ये थी कि एक और सांप जैसा मॉन्स्टर आता है और उसे भी खा जाता है। और जैसे वो इंसान को खाता है वो उसके नीचे वाले रूम में चला जाता है जहां पर और भी बहुत सारे इंसान थे और उनमें से एक और इंसान को उठाकर खा जाता है। और उसी बोट के बेसमेंट में बहुत सारे इंसान छुपे हुए थे ताकि वो खुद को बचा सके, लेकिन ऊपर का फ्लोर टूटने वाला था और वो धीरे धीरे टूट रहा था और सब लोग डर रहे थे कि यहाँ पर भी मॉन्स्टर आ जाएंगे। और बिल्कुल वैसा ही होता है, मॉन्स्टर वहां पर भी आ जाता है। सबसे पहले उसकी आंख दिखाई देती है जिसे देखकर सारे इंसान डर जाते हैं और उसी के साथ और भी सांप जैसे मॉन्स्टर वहां पर आना शुरू हो जाते हैं और वो सारे लोग वहां से डर कर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई नहीं भाग पाता। उसका बाद हमें दिखाया जाता है कि बाहर से ये सारा चीज कैसा दिख रहा था और बहुत सारे सांप जैसे क्रीचर एक ही बोट के अंदर घुसे हुए थे इंसानों को खाने के लिए। और अब वो बोट पूरी तरीके से टूट चुकी थी और समुद्र में डूब चुकी थी। बाकी सारी बोट में लोग ये देखते हैं और वहां से भागने की कोशिश करते हैं। जितनी तेज वो अपनी बोट को भगा सकते थे वो भगाते हैं। और दूसरी तरफ यूनियन बोजोन पे बार बार सायरन बज रहा था और उनमें से एक पुलिस वाला कहता है कि हमें यहाँ से जाना होगा और राघव जाते जाते उन्हें कहता है कि अभी तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी जिंदगी को नर्क बना दूंगा। और तब तक नकुल और दिव्या जमीन पर ही थे। राघव बाहर से जाते वक्त दरवाजा बंद कर जाता है और इसी के बाद नकुल को रियलाइज होता है कि वो यहाँ पर भी सेफ नहीं है, यहाँ पर भी उनके बहुत सारे दुश्मन है। दूसरी तरफ सायरा और बाकी सारे हार्पूनर्स एक प्लेटफॉर्म पर थे जहाँ से वो अटैक करने की तैयारी कर रहे थे, जिसमें सायरा बताती है कि ये सारे मॉन्स्टर ईल की तरह हैं और वो सबको बताती है कि तुम्हें कहां पर अटैक करना और कैसे अटैक करना। और वो सब पानी में चले जाते हैं ताकि वो सारे लोगों को जो बोट पर है बचा सके, क्योंकि वो सारे मॉन्स्टर उन बोट के बहुत ही ज्यादा नजदीक आ चुके थे। और बोट पर खड़े लोग अपने आदमियों को कहते हैं कि बस तुम्हें थोड़ी देर के लिए और सर्वाइव करना है क्योंकि हार्पूनर्स यहाँ पर आ चुके हैं। उनमें से ऋषि एक ग्लव्स टाइप का कुछ हथियार पहनता है, वो जंप करता है और वो ईल मॉन्स्टर के नाक के बीचों बीच मुक्का मारता और वो पंच इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि वो ईल के 2 टुकड़े हो जाते हैं। ऋषि दोबारा से उन पर अटैक करने की तैयारी करता है और अब उसके पंचेस में नुकीले स्पाइक्स भी आ चुके हैं और वो एक के बाद उन पर अटैक करता है और एक साथ 5 ईल मॉन्स्टर को हरा देता है। वो सारे लोग खुश हो जाते हैं कि अब हम बच जाएंगे, लेकिन ऋषि कुछ नोटिस करता है, जमीन पर बहुत सारी स्लाइम थी, अजीब चिपचिपी सी। दूसरी तरफ से सायरा और बाकी सारी टीम उन पर अटैक कर रही थी। वो छोटे छोटे हार्पून से उन पर अटैक कर रहे थे, लेकिन जैसे ही उन पर अटैक करते थे वो भी स्लाइम रिलीज कर देते थे। ऋषि उन्हें कहता है कि अगर तुम्हें बचना है तुम्हें यहाँ से भागना होगा, लेकिन तब तक वो सारा स्लाइम एक और इंसान को पूरी तरीके से कैप्चर कर चुका था और अब वो ईल के पेट में जाने वाला था। लेकिन तभी वहां पर सायरा आती है, वो एक स्पिनिंग अटैक करती है जिससे उसके टुकड़े टुकड़े कर देती है और उसके बाद ऋषि और बोट में खड़े सारे लोगों को कहती है कि यहाँ से जल्दी भाग जाओ। सायरा को पता था कि सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब होती जा रही है, लेकिन उसके हाथ में एक ऐसी ट्यूब थी जो कि साइंटिस्ट ने बनाई थी और उनका कहना ये था कि जैसे ही मॉन्स्टर इसे स्मेल करेंगे वो इसकी तरफ अट्रैक्टेड हो जाएंगे और इसकी तरफ भागे चले आएंगे। सायरा को पता नहीं था ये काम करेगा या नहीं, लेकिन वो एक बॉटल को अपने हाथ में तोड़ देती है और वो चीज काम करती है। सारे मॉन्स्टर उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और उस पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ यूनियन बोजोन की एक पाइप टूट गई थी, लेकिन वो टूटी नहीं थी। उसमें से नकुल और दिव्या बाहर आ रहे थे। उनका रूम लॉक हो चुका था, इसीलिए उस पाइप से बाहर आए थे। नकुल वहां से उतरकर एक जगह पर आ जाता है, लेकिन दिव्या बहुत ज्यादा डरी हुई होती है क्योंकि वो छोटे से पाइप से चलकर नहीं आना चाहती। नकुल अपना हाथ आगे करता है कि तुम मेरा हाथ पकड़कर आ सकती हो, लेकिन दिव्या उसी के ऊपर कूद जाती है। जब वो वहां पर पहुंचते हैं तो बहुत सारे लोग वहां से सायरा की तारीफ कर रहे होते हैं और उसके बाद वो वहां पर आते हैं और देखते हैं कि बहुत सारे मॉन्स्टर सायरा का पीछा कर रहे हैं और सायरा एक सर्फिंग बोर्ड पर है। और ये देखकर वो दोनों डर जाते हैं, वो इतना खतरनाक काम कर रही है। और उनमें से एक सील मॉन्स्टर
उसके बहुत ज्यादा पास आ जाता है और ऑलमोस्ट उसे खा जाता है। सायरा पीछे मुड़कर देखती है और तभी शिप की तरफ चिल्लाती है कि एक्टिवेट कर दो, और तभी वहां पर शिप से एक अजीब सी कैनन निकलती है और जैसे ही सील बिल्कुल उसके पास आती है वो वहां से फायर को एमिट करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से सारी सील जलकर पानी में चली जाती हैं। और बोट पर खड़े सारे लोग और दिव्या और नकुल भी ये सारी चीजें देखकर हैरान होते हैं कि 3 स्टार हार्पूनर क्या कर सकता है। लेकिन नकुल के मन में ये चल रहा था कि अगर ये 3 स्टार हार्पूनर ये कर सकती है तो मेरे पापा 6 स्टार हार्पूनर थे। ऋषि उसकी तरफ देखता और कहता है कि सायरा सच में रूथलेस है, वो किसी पर दया नहीं करती और वो एक भी मॉन्स्टर को जिंदा छोड़ना नहीं चाहती। बोट के लोग भी उसको थैंक यू कहने लगते हैं कि तुमने हमारी जान बचाई है, और बोट पर खड़े लोग भी उसकी तारीफ करने लगते हैं, जिसका रिस्पॉन्स में सायरा अपनी तलवार ऊपर करती है। इसी के साथ नकुल के दिमाग में एक बवंडर शुरू हो जाता है कि जैसा राघव ने कहा था कि मेरे पापा एक हार्पून किलर थे, लेकिन हार्पून तो वो होते जो लोगों की मदद करते हैं मॉन्स्टर को मारकर। तो आखिरकार मेरी हिस्ट्री क्या थी, मेरे पापा की हिस्ट्री क्या थी? ये सब खत्म होने के बाद वो तीनों पुलिस ऑफिसर वहां पर आते हैं और वो देखते हैं कि वहां पर कोई नहीं है। वहां पर सिर्फ दिव्या का एक जूता बचा जो कि भागते वक्त वहां से छूट गया था। और नकुल और दिव्या इस टाइम पर लोगों के बीच में घुल मिलकर रहने की कोशिश कर रहे हैं ताकि कोई उन्हें पहचान ना पाए। लेकिन तभी वहां से आवाज आती है कि वो किसी को ढूंढ रहे हैं और नकुल को लगता है कि वो दोनों पकड़े ना जाए और वो सेफ नहीं है। वो बहुत ज्यादा डेस्परेट होता है, वो वहां से भागना शुरू कर देता है। लेकिन इसी बीच में वो दिव्या का हाथ खींच रहा था और दिव्या कंप्लेन करती है कि तुम मेरा हाथ बहुत टाइट पकड़े हुए हो। और नकुल ये रियलाइज नहीं करता कि उसका हाथ बहुत टाइट से पकड़ रखा है और वो वहां से भागता रहता है। और वहां पर हार्पूनर्स आ जाते हैं और वो किसी का नाम पुकारते हैं और वो दोनों बिल्कुल नॉर्मल एक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाते। लेकिन जब वो पीछे मुड़कर देखते हैं वो उन्हें पकड़ने के लिए नहीं आए थे, वो वहां पर एक बूढ़ी औरत को पकड़ने के लिए आए थे। और नकुल छिपकर वहां पर देख रहा होता है ये वही औरत है जिसे मैंने कुछ टाइम पहले वो सिक्के दिए थे। वो वहां के आसपास के लोगों से पूछता है कि आखिरकार हुआ क्या, और उसे बताते हैं कि इस औरत ने अपने टैक्स को पे नहीं किया है, जिसकी वजह से इसे बोट से बाहर फेंका जा रहा है। इसे एक छोटी सी नाव पर बिठा कर छोड़ दिया जाएगा और शायद कुछ देर बाद ये मॉन्स्टर्स का खाना बन जाएगी। और वहां पर खड़े हुए कुछ लोग कहने की कोशिश करते हैं कि ये यहाँ से बाहर एक भी दिन सरवाइव नहीं कर पाएगी, तो क्यों ना तुम इसे यहीं पर छोड़ दो। और उन सारे हार्पूनर्स को लगता है कि हमें यहाँ पर खतरा है, लेकिन तभी वहां पर एक और इंसान आता है और वो पूछता है कि यहाँ पर शोर किस बात का हो रहा है। और वो और कोई नहीं, वही आयरन हैंड वाला पुलिस ऑफिसर हार्पूनर राघव था। नकुल उसे देखते ही डर जाता और वो दोनों एक इंसान के पीछे छुप जाते हैं और वो वहां पर आकर कहता है कि यहाँ पर शोर क्यों हो रहा है, और वो कहता है कि इसके टैक्सेस कौन पे करेगा। और एक इंसान कहता है कि मैं पे कर दूंगा, और वो उसकी तरफ घूर कर देखता है तो मतलब तुम शिप की पॉलिसी के अगेंस्ट जाओगी, तो अगले महीने इसके टैक्स कौन पे करेगा और उसके अगले महीने कौन करेगा? क्या तुम लगातार हर बार इसके टैक्स पे करोगे? और वो इंसान जवाब नहीं दे पाता, जिसे देखकर वो कहता है कि अगर कोई भी टैक्स पे नहीं करेगा तो ये शिप पानी के नीचे चली जाएगी और हम सब मर जाएंगे। उसका दोस्त बुढ़िया वो पकड़ कर बाहर लेकर जाने लगता है, उसे बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करती है, रोती है, लेकिन वो बिल्कुल नहीं मानता। इसे देखकर नकुल सोचता है कि मेरे पापा ने जैसा बताया था ये हार्पूनर बिल्कुल भी वैसा नहीं है। हार्पूनर ऐसे लोग होते हैं जो हर किसी की हेल्प करते हैं, लेकिन ये सिर्फ उन्हीं की हेल्प करते हैं जिनके पास पैसे हैं, और ये हार्पूनर बिल्कुल अलग है। सायरा एक बिल्कुल ही अलग हार्पूनर है। तो आखिरकार मेरे पापा कैसे हार्पूनर थे? वहां पर सारे लोग खड़े होकर ये सारी चीजें देख रहे थे और वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड थे क्योंकि वो कुछ नहीं कर सकते थे। और वो कहता है कि तुम्हें तूफान और मॉन्स्टर से ये शिप बचाता है और इस शिप में लॉज बनाए गए हैं ताकि हम सब सर्वाइव कर सके, और उन लॉज को एनफोर्स करने के लिए हार्पूनर्स यहाँ पर होते हैं। अगर हम अपना काम नहीं करेंगे तो ये पूरी शिप डूब जाएगी। लेकिन तभी नकुल वहां पर आता और कहता है कि तुम झूठे हो और लायर हो, और वो बूढ़ी औरत समझ जाती है यहाँ पर चीजें अच्छी तरीके से खत्म नहीं होने वाली, इसीलिए वो नकुल को कहती है कि तुम यहाँ से भाग जाओ और इस चीज में मत पड़ो। इसके बाद नकुल कहता है कि मेरे पापा ने बताया था कि हार्पूनर्स वो होते जो लोगों की मदद करते हैं, लेकिन तुम उसके बिल्कुल ऑपोजिट हो। तुम लोगों को मारते हो, परेशान करते हो और उन्हें यहाँ से दूर ले जाते हो। तुम बिल्कुल भी हार्पूनर से अच्छे इंसान नहीं हो सकते। और ये सुनते ही उसको गुस्सा आ जाता है और वो आयरन हैंड वाला हार्पूनर उसे एक मुक्का मारता है। और इसके बाद राघव कहता है कि मैं शिप से लॉयल हूँ, यहाँ के लोगों से नहीं, और मैं इसी को प्रोटेक्ट करता हूँ। और इसके बाद वो उसे लात मारता और कहता है इस शिप के प्रोटेक्टर से बहस करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? और जब वो उसे लात मार रहा होता है नकुल उसका पैर पकड़ लेता और कहता है कि तुम हार्पूनर नहीं हो सकते, तुम बस कायर हो जो शिप के अंदर बैठे रहते हो और ऐसे प्रिटेंड करते हो कि तुम इंपॉर्टेंट हो, लेकिन तुम ना लड़ सकते हो ना ही किसी का भला कर सकते हो। और इस टाइम पर बाकी सारे हार्पूनर्स भी राघव का चेहरा देखकर डर जाते क्योंकि वो इतना ज्यादा गुस्से में हो चुका था। राघव उसे दोबारा लात मारता और कहता है बगावत तुम्हारे खून में ही होगा। और वो कहता है मेरे पापा ने बताया था कि हार्पूनर सबकी
हेल्प करते और वो एक अच्छे इंसान थे और तुम सबसे घटिया इंसान हो। उसे दोबारा मारते हुए कहता है कि वीर एक मर्डरर था, वो किसी की हेल्प नहीं कर सकता और उसने यहाँ पर बगावत की थी। और सारे लोग हैरान हो जाते हैं कि वो किसके बच्चे हैं। तभी वहाँ पर दिव्या आती है और अपने भाई को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन राघव उसकी बहन को धक्का देने लग जाते हैं, जिसकी वजह नकुल को गुस्सा आता है। वो एक स्पिनिंग अटैक उस पर करता है और वो नीचे जाकर गिर जाता है और सारे लोग हैरान हो जाते हैं इस बच्चे ने एक हार्पूनर को मार दिया है। बाकी सारे हार्पूनर राघव को उठने में हेल्प करते हैं और वो इतना ज्यादा गुस्सा हो चुका है कि वो एक गन निकाल लेता है और वो बूढ़ी औरत भी नकुल को बैक करती है, वहां से चले जाओ, भाग जाओ वरना ये तुम्हें मार देंगे। नकुल ने राघव पर अटैक किया, जिसकी वजह से वो नीचे गिर गया था। वो बुढ़िया उसे कह रही थी कि तुम यहाँ से चले जाओ, लेकिन तब तक राघव का गुस्सा आसमान पार कर चुका था और अब वो किसी की नहीं सुन रहा था। वो उन दोनों पर गोलियां चलाना शुरू कर देता है, लेकिन तभी वहां पर सायरा आती है और उसकी सारी गोलियों को, सारी हार्पून्स को ब्लॉक कर देती है और तभी के तभी अपनी तलवार से उसकी गन पर मारती है, जिससे उसकी गन कट जाती है। और वहां पर खड़े सारे लोग ये चीजें देख रहे थे और वो इसके बारे में बात करना शुरू कर देते हैं। उसे देखकर राघव कहता है, क्या तुम सच में अपने सुपीरियर्स के खिलाफ जाओगी? क्या तुम सच में यहाँ पर बगावत करना चाहती हो? लेकिन सायरा कहती है इन दोनों बच्चों ने कुछ भी गलत नहीं किया और ना ही कुछ तुम्हें गलत कहा है। इसलिए राघव उसे चिढ़ाने के लिए कहता है कि तू हमेशा से रेफ्यूजीज पर बहुत ज्यादा सॉफ्ट थी और ये पूरी शिप रेफ्यूजीज से नहीं, यहाँ के सिटीजन से चलती है। और उसे एक्यूज करता है कि तुम्हें शुरुआत से पता था कि ये दोनों बच्चे वीर के बच्चे हैं। अब वो दोनों हार्पूनर्स एक दूसरे के सामने थे और ये देखना ये था कि सबसे पहले अटैक कौन करेगा, और सबसे पहले अटैक करने वाला राघव होता है। लेकिन सायरा उसके अटैक को बहुत आसानी से ब्लॉक कर लेती है और अब सायरा अपना अटैक करना शुरू करती है ताकि उसकी गर्दन पर अटैक करे और एक बार में सब कुछ खत्म कर दे। लेकिन राघव के पास एक मेटल आर्म है जिससे वो खुद को ब्लॉक कर लेता है और बस उसके चेहरे पर एक स्क्रैच आता है। राघव गुस्से में उसे गालियां देने लगता है और उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन सायरा उससे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए वो बस डिफेंस कर सकता है और उस चीज में भी वो बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा था। राघव एक अटैक के बाद पीछे जाता है और उसके बाद अपना आयरन आर्म दिखाता है जहां पर बहुत सारे स्क्रैच और कट लगे हुए थे जो कि सायरा के अटैक की वजह से लगे थे। और वो कहता है कि आखिरकार तुमने अपना असली रंग दिखा ही दिया। और उसके बाद वो अनाउंस करता है कि सायरा को गद्दारी के लिए गिरफ्तार किया जाएगा। और तभी उसके आसपास बहुत सारे हार्पूनर्स आ जाते हैं जो कि उसे अरेस्ट करने के लिए आए थे। और राघव बड़े ही एरोगेंस के साथ कहता है कि तुम हम सबको हरा नहीं सकती। लेकिन तभी सायरा अपना एक वेपन ऊपर करती है जिसे देखकर राघव भी डर जाता है और वो जैसे ही शूट करना शुरू करती है सारे हार्पूनर्स डक करते और नीचे बैठ जाते हैं। लेकिन वो उन सब पर अटैक नहीं कर रही थी, उन्हीं के पीछे एक पावर बॉक्स था, वहां पर बहुत सारे हार्पून्स लगते हैं जिसकी वजह से सारी लाइट चली जाती है और अब वो सब अंधेरे में थे। और ये देखकर राघव को लगता है कहीं वो यहाँ से भाग ना जाए, तो अपने सारे साथी हार्पूनर्स को कहता है कि सारे एग्जिट ब्लॉक कर दो, कोई भी यहाँ से भाग ना जाए। राघव अपने आसपास देखता है कि वो कहाँ हो सकते हैं और उन्हें भागने की आवाज आती है, लेकिन जिस रास्ते पर वो जा रहे थे वहां पर एक हार्पूनर पहले से खड़ा था जो कि रास्ता ब्लॉक कर रखा था। वो सोल्जर वहां पर खड़ा होकर पूछता है आखिरकार कौन आ रहा है, लेकिन उसका जवाब एक घुटना देता है जो कि उसके मुंह पर आकर लगता है और ये सायरा ने किया था जिसके पीछे वो दोनों बच्चे थे और वो बूढ़ी औरत थी। सायरा उन सबको कहती है अगर तुम्हें सर्वाइव करना है तो तुम्हें मेरे साथ रहना होगा और ऑब्वियसली वो सब उस चीज से अग्री करते हैं। लेकिन तभी वहां पर और भी बहुत सारे हार्पूनर्स आ जाते हैं। सायरा अपनी तलवार निकालती है ताकि वो खुद को डिफेंड कर सके और उनसे लड़ाई करती है, लेकिन वो हार्पूनर्स इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे कि सायरा जैसी हार्पूनर को हरा सके, इसीलिए वो वहां पर हार जाते हैं। और उसके बाद वो नकुल का हाथ पकड़ती है और वहां से भागने लगती है, लेकिन नकुल पीछे मुड़कर देख रहा होता है और सायरा उससे कहती है कि मैंने तलवार का ब्लंट साइड यूज किया था इसलिए उन्हें कुछ नहीं होगा, वो सर्वाइव कर जाएंगे, वो बस बेहोश हुए हैं। तभी एक ऊपर प्लेटफॉर्म पर एक हार्पूनर उन्हें पहचान लेता है कि वो यहाँ पर है और वो सबको यहाँ पर बुला लेता है। वहां पर राघव आता है और सबको कहता है सारे हथियार लेकर आओ, हमें उन्हें पकड़ना है। लेकिन तभी सामने ली खड़ा होता है जो कि एक दरवाजा खोलता है और उसके साथ और भी काफी सारे लोग होते हैं जो उन्हें बचाने के लिए वहां पर खड़े थे। और वो कहता है अगर तुम्हें बचना है तो तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। वो बहुत ज्यादा नाराज होता है सायरा से कि तुमने ये क्या किया, और उसे कहती है कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, अगर मैं वहां पर नहीं जाती तो वो इन दोनों को मार देता। तभी सायरा कहती है मेरे रूम में कुछ पैसे होंगे जिससे तुम्हारी हेल्प हो सके, और उस बूढ़ी औरत की बात कर रही थी। वो नकुल के सर पर हाथ रखती है और कहती है मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि वीर के बच्चे जिंदा हैं। और उसके बाद लियो ने बताता है कि वीर का नाम लेना यहाँ पर प्रोहिबिटेड है, कोई भी उसका नाम नहीं ले सकता, लेकिन तब भी यहाँ पर लोग उसको सपोर्ट करते हैं और सब लोग ये जानकर खुश है कि उसके बच्चे जिंदा हैं। लेकिन तभी वो सारे हार्पूनर्स उन्हें देख लेते कि वो कहाँ पर है और उन पर अटैक करने की तैयारी शुरू कर देते। राघव एक बड़ी सी गन लेकर आता है जिसने अभी तक गिव अप नहीं किया था। वो उन पर गोली चलाने ही वाला था और पहले ही सेलिब्रेट करने लग जाता है और खुश होता है कि अब तो ये मर ही जाएंगे। लेकिन तभी उसके सामने एक नेट आता है जिसमें बहुत बड़े बड़े बॉक्सेस थे
और जो क्रेन को ऑपरेट कर रहा था वो माफी मांगता है कि सॉरी सर, मुझसे गलती हो गई, लेकिन मैं ये नहीं करना चाहता था। राघव बड़ा गुस्से में हो जाता है क्योंकि वो सारे व्यू को ब्लॉक कर रहा था और वो उन्हें मार नहीं पाया। वो कहता है जल्दी से इसे हटाओ। और जब नकुल ऊपर क्रेन ऑपरेटर की तरफ देखता है, वो उसकी तरफ देखकर स्माइल कर रहा था, वो भी उसे बचाने की कोशिश कर रहा था। और नकुल ये देखकर बहुत ज्यादा खुश था कि यहाँ पर उनका नाम लेना मना है, लेकिन तब भी सब लोग उनकी इज्जत करते हैं और हमें बचाना की कोशिश कर रहे हैं। और तो और एक 3 स्टार हार्पूनर सायरा जैसी हार्पूनर भी हमारी हेल्प कर रही है। लेकिन तभी ऊपर से कुछ और हार्पूनर्स उन पर अटैक कर देते हैं और नकुल बहुत ज्यादा डर जाता है कि उसको भी ये सारे हार्पून्स लग जाएंगे। लेकिन तभी उसके सामने सायरा आ जाती है जो कि सारे हार्पून्स को अपनी बॉडी पर ले लेती है। तभी वो सब राघव को इन्फॉर्म करते हैं कि हमने उन्हें पकड़ लिया और सायरा बहुत ज्यादा जख्मी है और वो यहाँ से भाग नहीं सकती। लेकिन तभी नकुल रोने लग जाता है और उससे पूछता आखिरकार तुम ऐसे क्यों कर रही हो, तुम्हें इतने ज्यादा दर्द हो रहा है तो हमें क्यों बचा रही हो। और सायरा उसे बताती है कि एक टाइम पर किसी इंसान ने मेरी हेल्प की थी और मैं बस उसके एहसान को चुका रही हूँ। नकुल ये बात सुनने के बाद रोता रहता है, लेकिन तब सायरा उसे एक बात बताती है जो कि वीर ने उसे बताई थी, स्ट्रॉन्ग हमेशा कमजोर को खा जाता है और इस दुनिया में सर्वाइव करने के लिए तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनना होगा। और नकुल और उसकी बहन इस चीज से अग्री करते हैं। लेकिन तभी सायरा को वहां पर कोई खतरा महसूस होता है और वहां पर सारे हार्पूनर्स आ चुके जिनके साथ राघव था। वो बहुत ज्यादा खुश था कि अब तुम यहाँ से नहीं भाग सकते, अब तुम्हारे बचने का कोई ऑप्शन नहीं है। और सायरा अपने आप को प्रिपेयर करती है एक और लड़ाई के लिए और वो मन ही मन सोचती है कि मैं इतनी स्ट्रॉन्ग हो चुकी हूँ कि मैं इन सबको हरा सकूं और वीर के बच्चों को बचा सकूं। तभी वो खड़ी होती है, उसके हाथ में उसकी दोनों तलवारें हैं और वो बहुत ज्यादा खतरनाक दिखती है जिसकी वजह से सारे हार्पूनर्स डर जाते हैं। और राघव भी सायरा को देखकर समझ जाता है कि इस बार ये फाइट को खत्म करना चाहते हैं और बहुत जल्दी फाइट खत्म करना चाहती है और अब इसे कोई नहीं रोक सकता। और नकुल और दिव्या को कहती है कि साइड में एक क्रेन है, उसी के नीचे एक और बोट है, तुम्हें बचने के लिए वहां पर भागना होगा, तो जल्दी से यहाँ से भागना शुरू करो और मैं तुम्हें बाद में मिलूंगी। राघव ये सारी चीजें देखता है कि वो दोनों भाग रहे हैं, लेकिन तभी वो अपने सोल्जर्स को ऑर्डर देता है कि उन दोनों को शूट कर दो। सायरा अपनी एक तलवार फेंकती है और उन दोनों की तरफ जाती है जो उन बच्चों पर शूट कर रहे थे और वो एक प्लेटफॉर्म में जाकर अटक जाती है। सायरा तभी जंप करती है ताकि वो अपनी तलवार को ले सके और ये देखकर राघव बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है कि वो इतनी लंबी जंप कर सकती है। लेकिन उससे ज्यादा हैरान हो जाता है जब वो अपनी तलवार को निकालती है। जैसे वो अपनी तलवार को निकालती है पूरा प्लेटफॉर्म टूट जाता है और वो दोनों हार्पूनर्स नीचे गिर जाते हैं। और इस बार सायरा ने अपनी तलवार का ब्लंट साइड यूज नहीं किया था। इस बार वो अपनी दोनों तलवार से उन दोनों हार्पूनर को मारती और नीचे लैंड करती है और उसी के साथ बाकी सब की तरफ भागना शुरू कर देती है क्योंकि वो इसे बहुत जल्दी खत्म करना चाहती है। ये देखकर राघव चिल्लाता और कहता है कि हमें यहाँ पर शिप के रूल्स को बचाना होगा, लॉ को एनफोर्स करना होगा और अपनी पूरी पावर के साथ उस पर अटैक करो। लेकिन तब भी सायरा रुकती नहीं है। वो एक मेटल का पीस उठाती है ताकि वो सारे हार्पून से बच सके, लेकिन तब भी कुछ ना कुछ हार्पून वहां से निकलकर उसकी बॉडी में लग जाते और उसे चोट लगती है। लेकिन तब भी वो श्योर हो चुकी थी अब वो पीछे नहीं हटेगी और वो आगे बढ़ती जा रही थी। और तभी राघव को पता चलता है ये रुकने वाली नहीं है और वो अपनी तलवार निकालने का फैसला करता है। और जब वो उस मेटल शीट को काटता है वहां पर कोई नहीं था। वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि आखिरकार सायरा गई कहाँ। जब वो ऊपर देखता है वो एक स्पिनिंग अटैक उस पर करती है, लेकिन किस्मती से राघव अपने आयरन हैंड की मदद से उसे रोक लेता है। और इसी बीच और भी बहुत सारे हार्पूनर्स उस पर अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो स्पिन करती है और सबको गिरा देती है। जो बचे हुए हार्पूनर्स थे वो अपने दोस्तों को देखते हैं कि ये सब हार चुके हैं, लेकिन राघव जमीन पर गिरे हुए हार्पूनर्स को देखकर कहता है कि अब भी जिंदा है, तुम कभी भी गुड एफ नहीं रहोगी। और तभी सायरा कहती है कि मैं तुमसे ऐसे लड़ूंगी जैसे कि तुम एक सी मॉन्स्टर। और ये कहते ही राघव भी डर जाता है और ये सुनकर बाकी सब तो डरते हैं, लेकिन राघव और ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उस पर अटैक करने की तैयारी करता है। वो दोनों भिड़ते हैं और उनकी तलवार की पावर की वजह से वहां पर चिंगारियां निकलती हैं। लेकिन इस बार सायरा को जो चोट लगी थी उनका असर शुरू हो चुका था और राघव उस पर भारी पड़ता और वो बस ब्लॉक करती रहती है, जिसे देखकर राघव और ज्यादा एरोगेंट हो जाता और कहता है आज तुम नहीं बचोगी। लेकिन तभी सायरा अपना अटैक करती है और उसे पता भी नहीं चलता कि कब उसकी बॉडी पर इतने सारे कट्स लगे और वो ब्लीड करना शुरू कर देता है। उसके मुंह से खून आता है और सारे शरीर से खून आता है और वो जमीन पर गिर जाता है। और तभी सायरा मुड़ती है और कहती है कि उठो, तुम्हारा जो स्किल लेवल है इस टाइम पर तुम किसी को भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। और ये सुनकर राघव और ज्यादा गुस्सा हो जाता है और राघव उस पर अटैक कर देता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि शिप के किसी और जगह पर नकुल और दिव्या भाग रहे थे और वो उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर सायरा ने उन्हें कहा था। उन्हें वो बोट दिख जाती है जहां पर उन्हें जाना था, लेकिन तभी वहां पर दो हार्पूनर्स आ जाते हैं और उन्हें कहते हैं कुछ भी हरकत मत करना। लेकिन नकुल इतनी आसानी से मानने वाला नहीं था। वो नहीं बर्दाश्त कर सकता था कि कोई उन्हें पकड़े और उसकी बहन को पकड़कर किसी कैद में डाल दे या किसी समुद्री मॉन्स्टर के हवाले कर दे। इसीलिए वो उसे उठाता है और एक लंबी सांस लेकर जंप कर देता है। नकुल ये देख लेता है कि उसे कहाँ पर लैंड करना है, लेकिन दिव्या को ये नहीं पता था, जिसकी वजह से वो चिल्लाने लग जाती है और वो डर जाती है।
लेकिन नकुल एक बॉक्सेस के नेट पर लैंड करता है और दिव्या उसे कहते हैं कि तुमने मुझे पहले बताया क्यों नहीं। वो दोनों हार्पूनर देखते हैं कि वो कहां पर लैंड हुए हैं और उस क्रेन की तरफ जाते हैं जहां पर ये सारा कंट्रोल हो रहा था और वो दोनों वहां पर खड़े होकर उन्हें चिढ़ा रहे होते हैं। लेकिन तभी एक और हार्पूनर उसी बॉक्स पर जंप कर देता है, जिसे देखकर वो दोनों हैरान हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। वो अपनी तलवार निकालता और कहता है कि मैं बस अपने ऑर्डर्स को फॉलो कर रहा हूँ। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि उन दोनों की फाइट्स में अब कुछ कंक्लूजन निकल चुका है। राघव का आयरन हैंड कट कर जमीन पर गिरा हुआ था जिसपे बहुत सारा खून लगा हुआ था। वहां पर बहुत सारे हार्पूनर्स हारने के बाद जमीन पर गिरे हुए थे, इंक्लूडिंग उनका लीडर राघव। राघव उसे देखकर कहता है क्या तुम मुझे मारना चाहती हो? और राघव सायरा को कहता है इसीलिए मैं रेफ्यूजीज को इतना घटिया और गंदा मानता हूँ क्योंकि तुम और वीर जैसे लोग यहाँ पर आते हो और इस शिप को गंदा कर देते हो। तुम यहाँ पर है तो यहीं पर खाते हो और हमें ही धोखा देते हो। और उसके बाद जो खून में लथपथ था तब भी वो कहता है मुझे पता था तुम्हारी सीक्रेट शिप कहाँ पर है और मैंने बहुत सारे हार्पूनर्स को वहां पर भेज दिया और अभी तक तो वो बच्चे मर भी गए होंगे। और ये सुनते ही सायरा वहां से भागने लगती है, लेकिन राघव तब भी हंस कर कहता है कि अभी तक तो वो मर भी चुके होंगे। और दूसरी तरफ जो सोल्जर उस पर अटैक कर रहा था वो कहता है कि मैं बस अपने ऑर्डर्स को फॉलो कर रहा हूँ। और वो जैसे अपनी तलवार चलाता है नकुल उसे ब्लॉक कर लेता है और दूर हट जाता है और तभी जहां पर वो खड़ा था उस नेट को खींच देता है जिसकी वजह से वो हार्पूनर समुद्र में गिर जाता है। और वहां पर गिरने के बाद चिल्लाता है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें जरूर पकड़ूंगा। लेकिन तभी उसे रियलाइज होता है कि समुद्र में कोई ऐसी चीज है जो उसकी तरफ आ रही है और ऑब्वियसली समुद्र में क्या होगा, एक सी मॉन्स्टर वो उसकी तरफ आता जा रहा था। और फाइनली वो ईल सी मॉन्स्टर जिसमें से एक जिंदा था वो आकर उसे खा लेता है। और अब सी मॉन्स्टर को देखने के बाद वो दोनों डर गए थे और नीचे नहीं जाना चाहते थे, लेकिन तभी ऊपर से सायरा जंप करती है और उस बॉक्स पर आ जाती है। नकुल उसे बताता है कि नीचे एक सी मॉन्स्टर। सायरा उसे कहती है कि उस सी मॉन्स्टर को मैं खुद मार दूंगी। और जैसे ही वो नीचे जंप करने वाली थी तभी शिप के साइड से कैनन निकलती है और वो समझ जाते इसका मतलब क्या है। जहां पर वो सी मॉन्स्टर और वो बोट थी अब वहां पर वो कैनन फायर कर देती है जिसकी वजह से वो शिप तबाह हो जाती है। वो सब झुक जाते हैं अपने आप को बचाने के लिए, लेकिन जैसे ही वो होश में आते उन्हें दिखता है कि उनका इकलौता चांस यहाँ से बचकर भागने का वो बर्बाद हो चुका है। और तभी वहां पर हार्पूनर्स का लीडर राघव आता है और कहता है कि तुम यहाँ से बचकर कभी नहीं भाग सकते। वो राघव वन नाम लेकर चिल्लाते और कहते तुम हमेशा से ऐसे ही थे, तुम घटिया हो। और राघव कहता है कि हाँ मैं हमेशा से तुमसे नफरत करता था और वीर से भी नफरत करता था और आज तुम सब खत्म हो जाओगी। और वहां पर और भी बहुत सारे हार्पूनर्स आते जो उन पर अटैक करने की तैयारी करते हैं। सायरा उन दोनों बच्चों को पकड़ती है और तभी वो उस पर अटैक कर देते हैं और हार्पून्स के इफेक्ट की वजह से वो समुद्र में गिर जाते हैं। अब आगे क्या होगा, वो बच पाएंगे या नहीं या फिर वो मर गए हैं, जानने के लिए नेक्स्ट एपिसोड।